तो हमने भी वही किया। तो हमने भी वही किया। हमारा महल तो वही था जहाँ हमारे राम हो। राम के बगैर क्या सीता का कोई अस्तित्व है? क्या सीता के बिना राम पूर्ण है? पर ये सब अगर ना भी सोचे तो हमें हमारे पति के साथ उनके सुख दुख में रहना था। भी वही किया। वो हम सबको ये सीख देना चाहती हैं कि तो हमने भी वही किया। हमारा महल तो वही था जहाँ हमारे राम हो। राम के बगैर क्या सीता का कोई अस्तित्व है? क्या सीता के बिना राम पूर्ण है? पर ये सब अगर ना भी सोचे तो हमें हमारे मैम पति ये के साथ रिपीट हो उनके रहा सुख है। दुख में रहना था। भी वही किया। अब ओके। तो उन्होंने ये हम सबके लिए सीख है। उन्होंने कहा जो हम लोग जो 7 फेरे लेते हैं ना, तो आप देखो वो आगे पीछे चलते हैं हर परिस्थिति में। अगर आप आगे चल रहे हैं तो मैं आपके पीछे चलूंगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे आगे चलना है तो पति भी कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, है ना। तो ये कह रही हैं कि अगर मैं ये सब ना भी सोचूं कि वो मेरे बिना पूर्ण है या मैं उनके बिना पूर्ण हूं कि नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, तो मुझे उनके साथ ही रहना है। उनके हर सुख दुख में मैं उनका साथ देने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अगर कृष पर सोते, कृष मतलब घास पर, कृष पर सोते तो हमें महल के शाही बिछौने पर क्या नींद आती। मतलब अगर मेरे पति जो है जंगल में जमीन पे और घास पे सोएंगे तो क्या मैं महल के रेशमी बिछौने पर मैं सो पाऊंगी? नहीं आती ना। हमने इसलिए राम के साथ जाने का विचार तय कर लिया। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि जहाँ राम जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। सबने बहुत समझाया कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा यूं वन में जाना ठीक नहीं है। उन्हें बहुत लोग समझा रहे थे कि आप मत जाओ क्योंकि आप औरत हो, आपका जो है वहां पे जाना ठीक नहीं है, स्त्रियों को वन में नहीं रह सकती हैं आप, इसलिए आप वहां पे मत जाओ। तो उन्होंने कहा पर हमें राम पर, फिर वो बोली अपने राम पर पूर्ण विश्वास था कि वो जब तक हमारे साथ हैं तब तक सब ठीक है। राम के साथ अपने उन्हीं भगवा राम राम के साथ अपने उन्हीं भगवा वस्त्र धारण किए वह अपने राम के संग सीते वन को जाने को तैयार हो रही है। ये जो एक अब जो एक आएगा ना राइटिंग में, वो इतना मतलब मुझे तो कहूंगी बहुत इमोशनल है। वो कैसे वो तैयार हो रही हैं अपने पति के साथ जंगल में जाने के लिए, ये वो बता रही हैं। उन्होंने कहा कि सीते जो है वो वन को जाने को तैयार हो रही हैं। अब वो कैसे तैयार हो रही हैं अब वो बता रही हैं। शरीर से एक एक श्रृंगार की सामग्री हटाई जा रही है। ये कंगन, ये बाजूबंद, रानी हार, मांग टीका, सब ये रेशमी वस्त्र धीरे धीरे सब अपने आप से अलग कर वो भगवा जो हमारे त्याग का प्रतीक है। हम नहीं कहते कि आप इसे त्याग कहें, त्याग हम इसलिए कह रहे हैं कि अब हमने इन्हें त्याग दिया है। इतनी एनर्जी है ना आज के इस रीडिंग में कि पूरी वाइब्रेशन मुझे हो रही है। तो उन्होंने कहा कितने प्यार से उन्होंने बताया कि एक एक जेवर कैसे अलग हो रहा है ना उनके शरीर से, कि मांग टीका, बाजूबंद, हार, है ना, कंगन, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे उतर रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि ये सब चीजें उतारी जा रही हैं और हमने अब भगवा पहन लिया है। तो वो कह रही हैं कि इसे आप त्याग मत कहो, ये त्याग नहीं है, हमने इन्हें त्याग दिया इसलिए हम इन्हें त्याग रहे हैं, है ना। तो कह रही हैं कि अब हमने इन्हें त्याग दिया है। अब हमारी जो है बहनें वो बहुत विचलित हैं। जिसने भी सुना वो दुखी है कि सीता को वो रानी रूप छोड़कर एक बनवासिनी का रूप धारण करना पड़ रहा है। एक रानी, एक जेवरों से सजी, रेशमी कपड़े पहने हुए, एक जो एक सुंदर सी दुल्हन थी, है ना, उसको जो है आज वो आप सोचो कि वो एक भगवा जो त्याग, जो कहते हैं सन्यासी हो गए, वो कपड़े पहन के वो जंगल जा रही है। तो इनकी बहनें बहुत, क्योंकि बहन जो अपने माँ के घर के लोग होते हैं वो तो ज्यादा ही इमोशनल होते हैं ना, तो इनकी बहनें बहुत ज्यादा दुखी हैं कि अब इनको जो है बनवासिनी का रूप, मतलब जंगल में रहने वाली का रूप, एक रानी से सीधा बनवासिनी का रूप धारण करना पड़ रहा है। तो इसमें इसमें जो है ना फिर इन्होंने कहा कि रानी जो है, सभी जो है माँ केकई को बुरा भला कह रहे हैं।
होता ही है ना कि भाई अच्छा ये ऐसे क्या था कि तुमने 14 साल के लिए मांगा एक साथ। तो उन्होंने कहा सब उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, सभी चाहते हैं कि वो एक बार अपने इस विचार पर दोबारा विचार करें, कि एक बार कम से कम सोच लें कि राम को वन नहीं जाना है करके, या वो ना जाए, ऐसा एक बार सोच लें। और ये जो उन्होंने सीता माँ ने बात की है ना, ये पूरा मतलब ऐसी तरह से की है जैसे कोई बैठ के अपनी किसी अपने को अपने बारे में बता रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है ना, वो इस तरह से बात कर रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि पर शायद हमें लगता है कि माँ किसी भी तरह नहीं मान रही हैं, मतलब वो हर जगह है बोल रही हैं, जैसे कि वो अभी बीत रहा है उनके साथ, है ना। तो कह रही हैं कि वो जो है नहीं मान रही हैं कि राम वन को ना जाए। वो नहीं मान रही है कि कोई कह दे कि राम वन को ना जाए, उन्हें तो राम को भेजना ही है वन। तो उन्होंने कहा कि तो हम दोनों के साथ लक्ष्मण भी राम के साथ एक भी क्षण दूर ना होने के लिए साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम को बहुत प्यार करते थे, और हम सभी को मालूम है कि वो शेषनाग का अवतार थे, तो उन्होंने वो वैसे भी नहीं छोड़ सकते थे राम को। तो उन्होंने कहा कि वो हमसे जो है एक पल भी जो है अपने प्यारे भाई से दूर नहीं रह सकते, इसलिए जो है लक्ष्मण भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। वो भी अपने प्यारे भैया के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं। तो इस तरह हम तीनों वन को गए। तो मतलब ये उनके वन में जाने का सीन है कि वो किस तरह गए। अब आप इसको कभी दोबारा से सुनोगे ना, तो ऐसा आंख बंद करके सुनना, आपको फील होगा कि जैसे ये आपके आसपास ही हो रहा है सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब अब आप अपनी हमारी जो सब हम लोग इस तरह हैं, हम लोग अपनी आत्मा की उन्नति कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इस समाज रूपी तंत्र को बनाए बनाए रखने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक महिला ही इस सामाजिक तंत्र की धुरी है। वो समाज में समानता की भी हकदार है। समाज में महिला के लिए एक जगह है। वैसे ही हमारे समय में हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए सिर्फ पति के पीछे चलने का जो साहस हमने किया, वो आज भी मानवीय आयामों में दोहराने योग्य हो सकता है। वो ये कह रही हैं कि समाज में जो है ना, औरतों की एक जगह होनी चाहिए, हमेशा औरत को वहां पे सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो धुरी है, इस समाज की धुरी है। जैसे हम लोग अपने घर में अगर माँ ना हो ना, तो बच्चे कहते हैं मम्मी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, है ना। तो वो एक एक जो रौनक होती है घर की, वो एक धुरी होती है, वो सब चारों ओर उसके मतलब घूम रहे होते हैं लोग, है ना। कभी बच्चे, कभी कोई, कभी कोई, कोई ना कोई उसके आसपास बना रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा एक सब कुछ है ना, वो एक धुरी के रूप में महिलाओं को जानना जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि वो जो एक पति के पीछे चलने का मतलब, हम जंगल तक अपने पति के पीछे जा रहे हैं। तो ये कहा उन्होंने कि जो एक एक पति का साथ देने की जो एक भावना होती है, वो इस तरह की भावना में है। और वो कह रही है कि जो मैंने किया, वो मानवीय आयामों में मतलब वो कभी भी कहीं भी ये दोहराने योग्य हो सकता है, कि आप अपने पति का हर परिस्थिति में साथ दें। कि आप जब अपने पति को एक उच्च पद पर सुशोभित करते हैं, उनकी थोड़ी सी हिंदी आप लोगों को लगेगा कि इतनी प्योर है, लेकिन क्योंकि वो तो संस्कृत और हिंदी ही प्योर बोलेंगी, तो इसलिए उन्होंने, उनकी मिथिला की भाषा भी वैसी दूसरी तरह की है, इसलिए उन्होंने प्योर हिंदी बहुत जगह, जब मैंने राइटिंग की है तो इन इन लोगों ने बहुत जगह प्योर हिंदी बोली है एकदम। तो उन्होंने कहा कि आप जब, अब अभी क्या होता है ऐसा, उन्होंने क्यों बोला ये कि उच्च पद पर सुशोभित करती हैं, मीन्स कि जब आप उनका मान सम्मान करती हैं, अपने घर में बच्चों को सिखाती हैं उनका मान सम्मान करना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब आप भी अपने पति को एक उच्च पद देती हैं अपने घर गृहस्थी में, तो कह रही हैं कि समाज में भी तब उनकी शोहरत होती है, क्योंकि उनको घर में मान सम्मान मिल रहा है, तो समाज में भी उनकी शोहरत है। इसलिए अपने पति को आदर व सम्मान भी दीजिए, जिससे परिवार के साथ समाज में भी उनका सम्मान हो। तो वो मतलब वो कह रही हैं कि जैसे क्या होता है कि हम अपने हस्बैंड को क्या समझते हैं, आप गुलाम समझते हो, आप उसकी रानी समझते हो, या आप उन्हें राजा समझते हो और आप राजा की रानी समझते हो अपने आप को, तो दोनों में फर्क है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि पति को हमेशा ऊंची पदवी आप देंगी, तो आपके पति को बाहर भी सम्मान मिलेगा। फिर इन्होंने कहा कि ससुराल, अब ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ है इनका, ये लड़कियों को सीख देने के लिए कि आपको कैसे जीवन में रहना है, क्या करना चाहिए,
क्योंकि शादी के बाद हर एक लड़की के सपने होते हैं, लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा कि उस परिवार के भी कोई सपने होते हैं? जिस परिवार में आप बहू बन के जा रही हैं, उस परिवार के भी तो सपने हैं कि बहू आ रही है हमारे घर में। वो भी तो कुछ सोच के बैठते होंगे ना कि वो आ रही है, चलो ये देख लेगी, वो संभाल लेगी, वो कर लेगी, है ना? या कोई होता है कि बहुत ही लाडली है तो उसको बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखते हैं अपने घर में। रेयर ऐसा होता भी है कि कई बार लड़की जैसा सोच के गई होती है वैसा नहीं भी मिलता है ना? तो इन्होंने कहा कि ससुराल का घर भी आपको सर आंखों पर बिठाता है, तो आप उस घर के एक सदस्य की तरह, जैसे दूध व चीनी एक दूसरे में घुलती है, वैसे ही घुलने की कोशिश कीजिए। मतलब पहला स्टेप आपको उठाना है। आप बाहर से आए हैं ना, आप उनके साथ पहले उसमें दूध चीनी की तरह घुलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार आपने अपने को सबसे अलग किया तो सदा के लिए आपको अलग ही अनुभव होगा। अगर आपने अलग समझा या अलग करने की कोशिश की, तो आपको शुरुआत से ही, क्योंकि आप इसमें लग गए, तो आप हमेशा के लिए समझिए अलग हैं। आपको महसूस होगा बाद में। तो उन्होंने कहा जब आप बेटी से बहू बनती हैं, तो वहां के रहने वालों को आपसे बहुत आशाएं होती हैं। ऐसे ही आपको उनसे आशाएं होती हैं। तो एक दूसरे की आशाओं को आप अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश करें। मतलब जितना भी कर सकती हैं आप करें, और जितना भी वो कर सकते हैं उन्हें भी करना चाहिए। ना सोचें कि जैसा सोचा वैसा ही मिले। आप कभी मत सोचो कि आप क्या सोच के आए और आपको वही मिलने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि ये सब आपको विचलित करेगा। इत आप सोचिए कि किस किस कैसे वो माँ की तरह बता रही हैं कि अगर आपने आपने कुछ सपने देखे थे, आपने कुछ सोचा था, आपको वैसा नहीं मिला, तो आप उसको ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये चीज़ आपको विचलित करेगी, मतलब आपको परेशान करेगी फिर। माता-पिता के घर से दूर किसी और के साथ नई दुनिया में कदम रखना और एक बेटी बन के उस परिवार को अपना समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। मीन्स कि आप वहाँ पे एक बेटी बन के जाइए, है ना? आप वहाँ पे एक सदस्य की तरह जाइए। आप वहाँ पे मेहमान की तरह मत जाइए, कि आपका स्वागत हो, आपके लिए अलग से ट्रीटमेंट हो, नहीं, आप एक सदस्य की तरह वहाँ जाइए। इस स्तर पर अपनी सोच को रखेंगे तो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। ये उन्होंने लड़कियों को एक तरह से गुण दिए हैं कि आप में ये गुण होने चाहिए। हमने राम के साथ हर कदम पर उनका सहयोग दिया, पर उन्होंने एक प्रजाजन के कहने पर हमें वापस वन भेजा। जब वो जब वो वापस घर गए 14 साल बाद, तो एक कहते हैं ना, किसी के कहने पे, प्रजाजन के कहने पे उन्होंने वापस जंगल भेज दिया था, जब वो प्रेग्नेंट थी जबकि, है ना? तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इस तरह हम उन आपको संदेश देना चाहते हैं। मतलब इस बात में भी उनके एक संदेश है, और वो किसने कितने लोगों ने वो सीखा, किसी ने भी शायद नहीं सीखा होगा। बस बन को गई, बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, या उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबने यही बातें की। लेकिन जो वो संदेश दे रही है ना, वो खुद बता रही है कि वो क्या संदेश देना चाहती थी। वो कह रही हैं कि हम आपको संदेश देना चाहते थे कि आप एक आत्मबल वाली आत्मा हैं, ठीक है? स्त्री रूप में आना आसान नहीं है। हमने कभी भी राम को किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया। ये क्यों कह रही हैं वो मास्टर्स? क्योंकि आपको पता है, एक जो औरत होती है ना, एक स्त्री ही एक साथ 5 काम कर सकती है ना? वो बच्चों को भी तैयार कर रही है, वो खाना भी बना रही है, वो पति के लिए भी कुछ कर रही है, वो जाके नौकर को भी कुछ कह रही है, वो काम वाली आई है उसको भी हैंडल कर रही है। हो सकता है वो फ़ोन पे बात भी कर रही है ना? इतने सारे काम ना एक औरत ही कर सकती है। अगर आदमी को आप 3 काम दे दो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई उसमें। तो वो कह रही हैं कि अगर आप स्त्री रूप में आई हैं, तो एक आत्मबल जिसका ज़्यादा है, वही स्त्री रूप में आया है, समझो। है ना? आप में ज़्यादा बल था, आप इसलिए स्त्री रूप में आए हो। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि स्त्री रूप में आना आसान नहीं है। हमने कभी भी राम को किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया। हम सदा ही उनके आदेश का पालन करते रहे, क्योंकि पत्नी का एक ये भी धर्म है कि वो अपने पति के सर को कभी ना झुकने दे। ठीक है? कैसे? अगर वो उन्होंने धोबी ने कहा, मान लो कि उन्होंने रख लिया, मैं थोड़ी रखूंगा, ऐसा उन्होंने कहा अगर, तो सीता कह सकती थी
कि भाई मैं, तुम्हें तो पता है मेरे बारे में, मैं क्यों जाऊं घर से बाहर, है ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर वो ऐसा करती तो उनके पति का सिर पूरे समाज के आगे झुक जाता, क्योंकि पति ने कहा कि वो निकाल देंगे, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, और मैंने इसलिए कोई शिकायत नहीं कही कि उनका सर ना झुके किसी के आगे। ठीक है। स्त्री के हर रूप को हमने जिया, और हर संदेश आपको मिलेगा जब आप रामायण को साक्षी भाव से पढ़ेंगे, वाचक की तरह नहीं। वाचक कौन होते हैं? जो सिर्फ पढ़ पढ़ के चले जाते हैं। वो आए, उन्होंने कथा बाची, तभी तो वाचक बोलते हैं ना, कथा बाची और चले गए। किसी ने सुना समझा, वो उसकी मर्जी, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, वो उनकी भी मर्जी। तो वो कह रही है कि वाचक की तरह मत पढ़ो कि रामायण पढ़नी है तो बैठ के पढ़ लिया आधा घंटा, उसके बाद बंद करके रख दी। उन्होंने कहा कि उसको साक्षी भाव से पढ़ो, आप सो फील करो कि आप वहां पे हो उस समय। ठीक है। और साइड में हो और सब चीजें देख रहे हो आप, तब आप उसको समझ पाओगे। तो उन्होंने कहा कि उसे तो आप पाएंगे कि हर पंक्ति में एक संदेश है। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हर एक लाइन में एक संदेश है। रामायण को कोई ग्रंथ समझकर सहेजें, मतलब एक ग्रंथ है ये, तो वो कह रही है कि एक ग्रंथ है, उसे सहेज के रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। पर उसमें उसमें तो भी पात्र है, उन्हें जीवन समझकर उनसे जुड़ेंगे तो आप सही तरह से समझ पाएंगे रामायण को। जैसे आप सीता जी की ऑटो राइटिंग में हम उनके साथ जुड़ पा रहे हैं, वो जिस तरह बता रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे बीच बैठ के हमसे बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा यही अगर आप रामायण में पढ़ते समय करेंगे, उनके पात्रों को अपने में देखने की कोशिश करेंगे या सामने से देखने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। फिर क्या हुआ था, उस दिन रात हो गई थी बहुत, तो मैं थक गई थी, तो वो ये बात ना वो लोग फील कर लेते हैं, तो कहते हैं कि अब तुम थक गई हो तो चलो ठीक है, हम फिर बात करेंगे, अपना ध्यान रखना, फिर आते हैं, राम राम। तो मास्टर्स 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और है फिर हम वो पढ़ेंगे। ध्यान इसलिए करना है कि जितना भी मैं ये पढ़ रही थी बहुत एनर्जी थी उस समय भी, तो 2 मिनट के लिए सिर्फ उस एनर्जी को रिसीव करेंगे। ठीक है। तो सीता माँ ने जो भी हमें संदेश दिए हैं उन सबको हम अपने में आत्मसात करने के लिए 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान करेंगे, सांसों के साथ जुड़ेंगे और उस ऊर्जा को आत्मसात करेंगे।
धीरे धीरे इस ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर्स। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते, आंखें खोल लीजिए। ये जो नेक्स्ट है ना, अब ये मैंने 22 तारीख को की थी, रात को 9:45 से लेके 10:30 तक। तो इनसे मैंने पहले ही सवाल किया, और वो जो मुझे उस समय जो दिख रही थी ना, मैंने वो भी इसमें लिखा है कि एक स्त्री जो मुझे सफेद साड़ी में बनवासी जैसे वो साड़ियां पहनते हैं आधी घुटनों तक, उसमें दिख रही थी, और बालों में और हाथों में उन्होंने रुद्राक्ष पहने हैं, और वो जंगल में कहीं बैठ के वो ये मुझे कहानी वो सुना रही है, ऐसा मैंने लिखा है इसमें। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि कर्मों की मुक्ति आनंदमयी स्थिति है क्या, और लोग मुक्ति के पीछे क्यों भागते हैं। तो उन्होंने कहा, जब मैंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम सीता हैं, कहो क्या कहना है। तो मैंने उन्हें ये सवाल पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने कहा कि कर्मों से मुक्ति के लिए ही बार बार जन्म होता है। जब भी आत्मा आती है धरती पर, तो वो कर्मों के कारण ही है। हर बार उसका लक्ष्य अपने कर्मों को बराबर करना व अपने लिए मुक्ति का मार्ग बनाना है। मतलब हम बार बार आ ही इसी ले रहे हैं, हर बार हमारा जन्म इसीलिए हो रहा है, अपनी मुक्ति के मार्ग पर एक स्टेप आगे बढ़ना। तो आप किसी जन्म में एक स्टेप आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो, तो वो भी आगे बताती हैं कि वो मार्ग चुनने से लेकर वहां पहुंचने तक ही हजारों जन्म हो जाते हैं। बहुत सारे जन्म ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता ये सब भी क्या होता है। तो हम जो कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह, बेबी सोल की तरह आते हैं जन्म लेते हैं जाते हैं, आते हैं जन्म लेते जाते हैं, यही करते हैं। तो उन्होंने कहा उसमें ही हजारों जन्म कई बार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आत्मा के तब कहीं जाकर वो यात्रा पूर्ण होती है क्या? सभी को इसका मार्ग पता है? नहीं। इसके लिए उसे पहले ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो ज्ञान, वो ज्ञान जो आत्मा के साथ हर जन्म में जाने वाला है, जिससे धीरे धीरे उसका भटकाव समाप्त हो। ये जो आत्मा ये कह रही है कि आ, ये आत्मा जो है ना, ये हर जन्म में आती है, और जो ज्ञान उसे प्राप्त करना है, क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है उस पे जाने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना है। और वो ज्ञान जो है उसका भटकाव तभी समाप्त होता है जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नहीं तो वो भटकते ही रहते हैं। तो इसलिए लिखा है कि वो सब इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि इतनी जो है अवेयरनेस भी नहीं रहती है। हर जन्म में कभी कभी आत्मा अनभिज्ञ होती है, या कहीं कि उसको इसके लिए सही गुरु नहीं मिलते। हर बार जो है ना, वो आत्मा, कई बार होता है कि कई किसी जन्म में उसे कोई गुरु ही नहीं मिले, तो बहुत सारे जन्म में अगर गुरु नहीं मिले तो कौन बताएगा उन्हें। तो इसलिए वो कह रही हैं कि इसलिए बहुत बार ऐसे ही जन्म है जो कहते हैं व्यर्थ हो जाते हैं। हर जन्म में सब कुछ ठीक रहे ऐसा नहीं होता। हर जन्म में सब कुछ ठीक रहे ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा ना, कई जन्म ऐसे ही चले जाते हैं बिना अनजाने में, कोई अवेयरनेस ही नहीं होती हम में। तो कई जन्म में उसके साथ इतना ज्यादा कार्मिक होता है कि वो सहन नहीं कर पाती है। बहुत सारे आप देखना ऐसे सोल होते हैं जो कार्मिक सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारा टेंशन बोझ हो जाता है ना दिल पे, सह नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, या किसी तरह उन्हें अपने उस जन्म को छोड़कर जाना पड़ता है, या कई बार लोग उन तरह के रिश्तों से भी निकल जाते हैं ना, बहुत ज्यादा कार्मिक है तो अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको वो कार्मिक अपना पूरा करना ही पड़ेगा, अगर आपने इस जन्म में नहीं किया तो नेक्स्ट के लिए फिर कुछ ना कुछ इस तरह का रहता है। तो उन्होंने कहा कि वह बहुत जन्मों में अपने लिए वो एक ही लेसन बार बार पढ़ती है। आपको क्यों बार बार एक ही सिचुएशन आती है सामने? बहुत बार आप देखना ऐसा होता है कि एक ही सिचुएशन, एक ही तरह के लोग आपकी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप सोचते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने उस चीज से रिलेटेड लेसन सीखा ही नहीं, आपको बार बार सिखाया जा रहा है कि आप ये सीख लो, आपने नहीं सीखा, अब वो चला गया, कोई दूसरा पर्सन आएगा उस तरह का। तो आपको लगता है यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ बार बार? क्योंकि आपको उसमें कुछ सीखना है और आप वो नहीं सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लेसन पढ़ती है, वह सारी उम्र उसे वही उसी हाल में बितानी पड़ती है। वह उसकी आत्मा, उसका जो है आत्मा की ओर एक भी कदम नहीं होता। मतलब कई जन्म में ऐसे ही आप एक ही लेसन पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़े नहीं पढ़े, तो क्या होता है, उस उससे रिलेटेड फिर आपको और भी कई जन्म लेने पड़ते हैं,
और आपका कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ता, मतलब आप जो सीखने आए थे वो सीखे ही नहीं, तो मुक्ति के मार्ग पे आपका एक भी कदम नहीं बढ़ेगा, आप वहीं के वहीं हर जन्म में हो जहाँ पे आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि लगभग कितने जन्म होते हैं कि आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाए? आपको क्या लगता है कि कितने जन्म होते होंगे कर्मों से मुक्ति के लिए? तो उन्होंने कहा कि कभी-कभी हजारों जन्म होते हैं मुक्ति के लिए, कि मुक्त नहीं हो पाती आत्मा। जाने अनजाने वो नए कर्मों में उलझती है और बार-बार आकर वो इनसे निकलने की कोशिश करती है। आप आए थे 5 कार्मिक कंप्लीट करने, आपने 20 और बना लिए। क्योंकि वो जो 5 को आप लाए थे ना, उनको आप विरोध करने लगते हो लाने पे, क्योंकि आपने खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखी, आपने पूरा एक ड्रामा रचा और उसके बाद धरती पे आके आप भूल गए। आप कहते हो कि ऐसे हस्बैंड क्यों मिले, ऐसी सासू माँ क्यों मिली, मेरी माँ ऐसी क्यों है, मेरे पड़ोसी ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, है ना? क्योंकि आपने ही उन्हें इनवाइट किया है। आप सोचो कि आपकी जो बिल्डिंग के पड़ोसी भी है ना, वो भी इनवाइटेड है आपके साथ। तो जब हम इतनी बारीकी से अपने लिए सिचुएशन चुनते हैं और बाद में आके उसी से ही भागना शुरू कर देते हैं, है ना? हम उनसे अलग होना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं और वो बार-बार अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप जो है ना उस स्थिति में ही नहीं होते कि उन लेसन को पढ़ो जिनके साथ आप पढ़ने के लिए आए हो उन चीज़ों को। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो है वो इसके लिए नहीं कि ये आनंदमय स्थिति है। मुक्ति इसलिए नहीं कि ये आनंदमय है, मुक्ति पाके कोई खुशी होती है, कोई आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि इसलिए कि उसे पता है कि इससे उसके उस लोक में जाने का रास्ता खुलेगा जहाँ से वो आई है। आनंदमय स्थिति मुक्ति नहीं है, मुक्ति ये है कि जहाँ से जिस रोशनी से मैं आई हूँ उस रोशनी में वापस मुझे मिल जाना है। वो खुशी को फील करना चाहती है कि वो कैसे होती है वो खुशी। तो वो खुशी को ही फील करने के लिए वो जन्म-जन्म तक साधनाएँ करती है, कार्मिक कंप्लीट करती है, ध्यान करती है, क्योंकि आप लोग एक सेंटेंस बार-बार बोलते हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है ना? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन ये जन्म के लिए नहीं है मास्टर्स, ये आत्मा के लिए है। आत्मा जैसी प्योर सोल आई थी, जैसी वो एक दिन उस रोशनी से अलग हुई प्योर व्हाइट प्योर रूप में, आपकी आत्मा जाएगी भी उसी प्योर व्हाइट एनर्जी में। एक भी दाग धब्बा जो है आपको उसमें एंट्री नहीं है उसके लिए। वो दाग धब्बे क्या हैं? आपके कार्मिक, आपके ना सीखने की बातें। आपका जब ज्ञान आएगा, आप उस एनर्जी से निकलेंगे, आप उस नेगेटिविटी से निकलेंगे, जो हम अपने लिए कार्मिक अपने पार्टनर्स चुन के लाए हैं, उन पार्टनर के साथ हम समझ पाएँगे कि हम ही ने लाए हैं और फिर वो जो चीज़ हमें देने आए हैं, जो सिखाने आए हैं, हम वो सीखना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपका जो ये कार्मिक कंप्लीट होना, जो क्षमा भाव, फॉरगिवनेस, ये प्यार, ये सब जब आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, उस जन्म से आगे के जन्मों की यात्रा आपकी आसान होगी। प्योर सोल आए थे, प्योर सोल ही जाना है। कुछ लाए भी नहीं थे, कुछ लेके भी नहीं जा सकते। तो वो बात आत्मा के लिए कही गई है। आत्मा को साफ-सुथरा जाना है वहाँ पे, ठीक है? क्या आप अपने आप का सम संपूर्ण हो पाना आनंदमय स्थिति नहीं है? क्या आप जहाँ से आए हो, आप अगर उसमें आप मान लो कि एक पार्टनर के साथ आप कभी मिलते हो अचानक से, तो कितनी खुशी होती है ना? तो वो जो हमारा पार्टनर है जिसके हम अंश आत्मा है, वो परम आत्मा है, हम अंश आत्माएँ हैं उनकी। तो जब हम उनसे मिलेंगे तो वो खुशी कितनी होगी? मम्मी-पापा से बहुत दिनों बाद मिलते हैं अगर, तो कैसी खुशी होती है ना, नाचते हैं, उनके आस-पास, उनके गले लग रहे हैं, है ना? तो वो हमारे पापा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ वो हमारे पापा है ऊपर। जब हम उन अपने पिता से मिलेंगे तो वो कितनी बड़ी खुशी का क्षण होगा कि इतने जन्मों की, हजारों सालों के बाद हम वापस जाके मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या वो आनंददायी स्थिति नहीं है? ऐसा कहें कि है, क्योंकि इसके लिए तो हमने हजारों जन्म लिए। हर आत्मा का यही उद्देश्य है, कर्मों से मुक्ति हर आत्मा का उद्देश्य है जो उसे पूर्ण करना ही है। आशा करते हैं कि आप समझ गई होंगी, है ना? तो ये जो है हजारों जन्म जो है वो हम इसीलिए ले रहे हैं, मुक्ति के लिए। तो मैंने कहा कि ये एनलाइटमेंट क्या होता है, अवेकनिंग क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है अपने अंदर की लाइट जगाना है। कौन सी लाइट जलाना? वो लाइट, वो रोशनी, क्या आप जानती हैं कि ये क्या है?
मतलब कहते हैं एनलाइटमेंट हो गया, तो वो क्या है, वो उसकी कोई परिभाषा है? तो उन्होंने कहा कि अ, ये क्या है, जब भी आप जन्म ले रहे हैं, आप अपने लिए ज्ञान ले रहे हैं, पर क्या ये ज्ञान आप काम में ले रहे हैं? ऐसे ही सवाल करते हैं ये लोग कि जो ज्ञान मिला क्या उसको काम में लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि क्या आपको जो बताया जा रहा है, क्या आप उस पर उसी तरह काम कर रहे हैं? आपने 5 बातें सुनी जिसमें से 3 ही याद रहीं और उनमें से भी 1 या 2 आप अपने आचरण में लाए। मतलब अगर आपको 1 महीने में 10 चीजें सिखाई गई, तो आपको 1, 2, 3 ही याद है, उनमें से भी आपको 1 ही अच्छे से याद है। आप 1 ही सही से समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि यही आप भी यही कर रहे हैं। आपको रोज़ सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पर आपको लगा कि जो आपने पहले हमें संदेश भी दिए, क्या किसी को याद है? वो मुझसे पूछ रही हैं कि आपने जो पहले संदेश दिए, क्या सामने वाले लोगों में से किसी को वो संदेश याद है? मतलब वो मुझसे पूछने को कह रही हैं कि आप पूछिए कि क्या जो पहले संदेश मिले वो याद है? तो उन्होंने कहा कि क्या किसी को याद है? कितने लोगों को याद है? जब याद ही नहीं तो जीवन में उतरेगा कैसे? हम माँ की तरह आपको पहले भी नारी धर्म बता चुके हैं। वो कह रही हैं कि मैं माँ की तरह तुम्हें पहले भी जो है नारी को क्या करना चाहिए, स्त्री रूप में आने के बाद क्या करना है, ससुराल में जाके क्या करना है। तो कह रही हैं कि मैं वो पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्या आपको याद है? मतलब क्या आपको याद है कि मैंने क्या सिखाया था उस समय? तो कह रहे हैं अपने अंदर लाइट जलाना, अपनी आत्मा को रोशन करना है। क्या ये इसी तरह होगा? मतलब आपको बार-बार सिखाया जाएगा और आप बार-बार भूलेंगे, तो क्या आप ये कर पाएँगे? अपनी अवेकनिंग या एनलाइटमेंट जो बोलते हैं, क्या वो कर पाएँगे? ये उपदेश चलते रहेंगे व लोग आकर सुनेंगे व खत्म होने पर अपनी दिनचर्या में लग जाएँगे। मतलब लोग आएँगे, भीड़ की तरह सुनेंगे और सुनने के बाद वापस खत्म होने पे अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बिज़ी हो जाएँगे, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आत्मा की उन्नति आसान बात नहीं है, हर बात को सुने, गुने व आचरण में उतारें। आत्मा की उन्नति तभी होगी जब आप अपने आचरण में उन चीज़ों को उतारेंगे। सुनने से बार-बार कुछ नहीं, एक भी चीज़ अगर आपने 10 सुनी, एक भी रिसीव की तो आपका एक स्टेप बढ़ गया समझो। अब भी समय है कि आप जो भी रोज सुन रहे हैं उसे समझें व उस पर चलें। वो कह रही हैं अभी भी समय है, जो आपको रोज सुनाया समझाया जा रहा है उसे सुने और समझें। रोशनी या प्रकाश कैसा होता है? जलना, जलना पड़ता है उसके लिए, है ना? हमारे ऋषि मुनि कैसे बरसों तक तपस्या में लीन रहते थे। वह जब तपस्या से बाहर आते थे तो वो एक बदली हुई आत्मा होते थे। वो बरसों नहीं तो जितना समय मिले ध्यान साधना में बिताए। वो कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भी कैसे अपनी उनकी आत्मा की ग्रोथ हुई, कैसे तरक्की हुई, कैसे वो आज सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। तो कह रहे हैं उन्होंने हजारों साल आत्मा में अपने साथ बैठ के ध्यान किया है, खुद के साथ रहे हैं वो। तो कह रहे हैं कि अगर आप उतना नहीं कर सकते तो जब भी समय मिले अपने ध्यान और साधना में समय बिताएं। अपने उस तेजस्वी रूप को पाने के लिए दिए की तरह जलना सीखें। तेजस्वी कैसे बनते हैं? सोना कैसे बनता है? कोयला क्या होता है? हीरा कैसे बन जाता है? तो वो तप के बनते हैं, प्रेशर में बनते हैं। आपके जीवन में जो दुख सुख आ रहे हैं ना, वो एक प्रेशर है, वो आपको हीरा और सोना बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि दिए की तरह जलना सीखें। जीवन में जब कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, तो आत्मा के लिए कार्य तो और भी बड़े होंगे। जब आपको लाइफ में अपनी आप देखो हर एक चीज़ सोच समझ के मुश्किलों से बड़ी प्लानिंग करने के बाद मिलती है। तो कह रहे हैं आत्मा के लिए तो और भी बड़े लेवल के काम है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं होंगे। इसलिए जो भी कुछ है, बस यही क्षण है, ये प्रेज़ेंट नाउ और ये क्षण बहुत ही कीमती है। आपका हर पल बहुत कीमती है, उनके कहने का मतलब। एक-एक पल को आप गँवा रहे हो एक तरह से। एक-एक पल, एक-एक साँस के साथ जीवन कम होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा यूँ ही क्षण-क्षण जीवन बीत रहा है, खुद को सँभालें। ईश्वरीय सत्ता के करीब जाना है, तो उसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना होगा। ये इस बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। कि उन्होंने कहा कि अगर ईश्वरीय सत्ता के पास जाना है, तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाना होगा। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी? ध्यान से बढ़ेगी। अभी जो है पुराने जो लोग ध्यानी हैं, जो पितामह के साथ 25, 30, 40 साल से ध्यान कर रहे हैं, आज उनको देखो, लाइव चैनलिंग करते हैं वो लोग, है ना? लाइव चैनलिंग के थ्रू बातें करते हैं वो लोग। इतनी अच्छी सी एनर्जी होती है, उनके ध्यान में कितनी एनर्जी होती है, उनके पास कितने शब्द होते हैं अलग तरह के ध्यान में बोलने के लिए।
तो ये एक फर्क होता है पुराने ध्यानी में, या पुराने जो उनके पास पावर है, उन्होंने ध्यान किया है, आत्मा की पावर है उनके पास, तो उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ानी होगी, उसके लिए आपको काम करना होगा। वो आज से ही समझे ये कि आपके पास सिर्फ यही क्षण है। अगर आपको अपनी आत्मा के लिए काम करना है तो वो कह रही है कि तो समझ लो कि बस आपके पास इतना ही, यही पल है, अगला है ही नहीं। जब आप ये समझोगे ना कि मेरे पास आज आज और अभी है, पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा तभी आप ये काम कर पाओगे। जीवन में हर सांस कीमती है, इन पर ध्यान दीजिए। ये सब जगह बताया जा रहा है, ये बार बार सुनते हैं कि सांसें बहुत कम है, कीमती है ना, ध्यान दो, अच्छे से जियो। तो ये कह रहे हैं कि ये सब जगह बताया जा रहा है, तो अब इसे अपनाइए, इस विधि को, व अपने लिए एक सरल सुगम यात्रा की तैयारी रखिए। बहुत ही अमेजिंग है। इसको आप दोबारा से सुनोगे ना, मैंने तो अपने ही पढ़े हुए को 3-4 बार सुना। रावण और सीता को मैंने कई बार सुना है। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो आगे की यात्रा है ना, उसको सरल सुगम बनाने की तैयारी रखिए। हमेशा ये समझिए कि बस यही पल है मेरे पास, और उसको कैसे यूज करेंगे। अगर आपको अभी पता चले कि मेरे पास सिर्फ अगला आधा ही घंटा है जीवन में, बस फिर क्या होगा, तब वो जो करना है आप वो उस तरह करिए। सभी को साथ लेकर चलिए, तो ऊर्जा के समझ आने की बात हो जाएगी। एक दूसरे का सहारा होता है जीवन में, नहीं पर अच्छी आत्मा का साथ। तो आपकी जो आत्मा यात्रा में चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। मतलब अच्छी आत्माओं का भी साथ करना है, जो लोग अच्छे हैं, आत्मा वाइज अच्छे हैं, आप उनका भी साथ करिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको फिर बोला कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या हमें? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सभी पति पत्नी जो है एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि आपके साथ व सहयोग से आपका परिवार आगे बढ़ेगा। परिवार की खुशी भी इसी में होगी। हर स्त्री का कर्तव्य है कि हर परिस्थिति से परिवार को उबारने में सहयोग करे। सीता माँ ने ना परिवार और इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो उन्होंने कहा कि परिवार का सहयोग, पति का सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री ही जो है वो परिवार की खुशी है, और हर स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में और उसे हर तरह की सिचुएशन से निकालने में सहयोग दे। इसलिए हमने अपनी यात्रा में जो सीता के रूप में हमने की, उसमें यही बताने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए यही सब बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने फिर उस समय भी कहा कि ठीक है, अब हम कल बात करेंगे क्योंकि रात ज्यादा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी प्रश्न पूछ सकती हो, हमें खुशी है। वो उनका जो ये सेंटेंस है ना, वो मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि इस समय जो है ये समाज बदल रहा है ना। उन्होंने ये कहा उन्होंने कि ये समाज बदल रहा है और आत्मा के आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं। मतलब इस समाज में जो है, समाज के साथ साथ आत्मा पे भी काम हो रहा है, और सभी चाहते हैं कि आत्माएं आगे बढ़े। आत्मा की ध्यान क्यों कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये बहुत खुशी है कि समाज जो है आत्मा के लिए भी काम कर रहा है। तो फिर वो, ये लोग जब जाते हैं ना, ज्यादातर ये लोग राम राम या ऐसा ही कुछ शब्द बोल के जाते हैं। तो उन्होंने राम राम भी बोला और नमः शिवाय भी बोला। तो मुझे लगता है नेक्स्ट बारी करें आगे। 10:08 हो गए हैं, क्या करना है? आप कहो तो मैं 10 मिनट में पढ़ देती हूँ, और फिर उसके बाद 15 मिनट ध्यान कर लेंगे, या आप कहो तो अभी ध्यान कर लेते हैं, जी अभी मैम। नहीं, आप नेक्स्ट में कर पढ़ लेंगे। लीजिए मैम, पढ़ लीजिए। पढ़ लें? हम्म, नहीं नहीं, पढ़ लीजिए मैम, पढ़ने के बाद कर लेंगे ध्यान करिए। ध्यान। हाँ ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाली जो है फिर मैंने 24 तारीख को की है, सुबह की है, ये 9:30 बजे से लेके 10:05 तक की है, आधे घंटे में। तो उन्होंने फिर उस दिन जो बात किया वो मैं जो जहाँ समझाने का है मैं वहीं समझाऊंगी, बाकी मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपको ये सब बताना जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के समाज में ही नहीं, हर युग के समाज में ये सब जरूर हमेशा जरूरी है कि आत्मा व जीवन को जीना आना चाहिए। जो भी आत्माएं धरती पर आती हैं, उनके लिए कभी कभी जीना सरल नहीं होता है। हर व्यक्ति विशेष की अपनी समस्याएं व आवश्यकताएं होती हैं, जिनको समय समय पर पूरा करना आवश्यक होता है। परंतु हर आत्मा को ये भी समझना चाहिए कि आत्मा की आवश्यकता जीवन की आवश्यकताओं में बहुत अंतर है। उन्होंने ये कहा कि जीवन की आवश्यकता और आत्मा की में फर्क है। जीवन में जीने के लिए आपको खाना पानी सब चाहिए, लेकिन आत्मा की आवश्यकता अलग है। आप सभी आत्माएं हर जीवन में कुछ ना कुछ उन्नति जरूर करती हैं,
पर आवश्यकता अधिक उन्नति की है। उन्नति तो हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि और ज्यादा उन्नति की जरूरत है। तो आप अपनी दिनचर्या से ही ये समय दे सकते हैं। अधिक से अधिक अपने आप को मंत्र, जप, हवन, ध्यान, साधना से जोड़कर रखें। यही जीवन है कि आप दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें व अपने लिए भी समय दें। स्त्री की आत्मा बलशाली होती है, वो हर तरह से समाज के उत्थान में हाथ बटा सकती है, क्योंकि उसके दिए संस्कार ही उसके बच्चों द्वारा कल के समाज का निर्माण करते हैं। तो अपने बच्चों को प्यार व संस्कार के साथ जीवन की कलाएं सिखाएं, परिवार में एकता से इसके साथ जिएं। हमने भी अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति सम्मान करना सिखाया, पर अपने लिए उन्हें खड़े रहना भी सिखाया। बच्चे को कैसे पालना है वो ये बता रही है। कभी कभी उनके मन में कभी कभी किसी तरह के क्रोध व आक्रोश को पनपने नहीं दिया, क्योंकि उनके पिता ने उनको जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी सीता ने जो है उनके अपने बच्चों को जो है पिता का आदर करना सिखाया, और उनको किसी भी तरह के क्रोध या आक्रोश को उनमें पनपने नहीं दिया, क्योंकि आपके संस्कार ही आपके बच्चे की सीख व व्यवहार में दिखते हैं। तो उन्हें ज्ञानी बनाएं। बच्चों की माँ ही उनकी गुरुकुल है। माँ ही जो है वो संस्कार दे सकती है और उनकी गुरुकुल है। माँ का स्थान कहें या स्त्री का स्थान हमेशा ऊंचा है। ये अलग बात है कि हर समय के समाज के रीति रिवाजों में के साथ ये बदलता रहता है। हमारे समय में रानी व राज परिवार की महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत उन्नत थी, पर आगे के समय में हमेशा ऐसा नहीं रहा। तो स्त्री को जिस समाज में आदर मान दिया जाता है, वो हम समाज हमेशा उन्नति करता है। बहुत कुछ लोगों ने शास्त्रों को अलग अलग समय में उनमें लिखे वाक्यों को बदला है। उन्होंने कहा कि जो हमारे शास्त्र हैं उनमें बहुत सारे सेंटेंस को बदला गया है। उसमें जो लिखा है वह हर समय के समाज शास्त्री ने समाज के अलग अलग नजरिए से देखते हुए समाज के बारे में लिखा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है समाज शास्त्री लिखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने नजरिए और अपने हिसाब से वो चीजें लिखी हैं। तो इसलिए हम किसी विवाद में रहकर अपनी ही बात करेंगे। वो कह रही है फिर मैं किसी विवाद में इसलिए नहीं पढ़ती हूँ, मैं अपनी ही बात करूंगी। तो आप समाज बदलना चाहती हैं, इसलिए स्त्री को समाज में मान देना होगा। कह रहे हैं कि अगर आपको समाज बदलना है तो आपको मान देना होगा स्त्री को। और एक बात जो उन्होंने कही वो आज के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्त्री के प्रति किए गए अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखना होगा। मतलब औरतों के लिए जो समाज में क्राइम हो रहे हैं जिस तरह के, उनको गंभीर अपराध समझ के रखो, नहीं तो ऐसे ही क्राइम बढ़ता रहेगा औरतों के प्रति। आप अपने समाज की नींव के साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो औरत है वो स्त्री जो है वो समाज की नींव है। तो क्या आप अपने समाज की नींव के साथ ऐसा करेंगे तो नींव खोखली नहीं हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा अगर आप इस तरह करेंगे तो धीरे धीरे समाज कमजोर हो जाएगा। एक स्त्री के बिना सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज से अपने बच्चों को हर स्त्री का सम्मान करना सिखाएं। हर स्त्री चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी काम करती हो, उसे सम्मान पाने का पूर्ण अधिकार है। वह समाज के कल्याण के लिए स्त्री को भी अपनी गरिमा में रहना होगा। वो ये नहीं कह रही कि समाज ही सम्मान दे। उन्होंने कहा कि स्त्री को भी अपनी जो है लाइन समझनी होगी, अपनी गरिमा में रहना होगा। जीवन के लिए व अपनी खुद की आत्मा के लिए, दोनों के लिए समान रूप से काम करना होगा। आत्मबल के साथ जीना सीखना होगा। कमजोर से कमजोर स्त्री भी समय आने पर वो सब कर सकती है जो वो करना चाहती है। तो आपके लिए व सबके लिए हमारा संदेश है, स्त्री की गरिमा को बनाए रखें व उसे मान सम्मान दे। एक सभ्य समाज की नींव यही है। तो उन्होंने कहा कि ये सभ्य समाज में जब तक स्त्री का सम्मान नहीं होगा तब तक आप सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने उनसे पूछा फिर आत्मा के लिए क्या करे कि जल्द उन्नत अवस्था मिले। बस थोड़ा सा ये उन्होंने कहा कि सही प्रश्न है। ये आत्मा के लिए आप अपने आप को उच्च अवस्था में रखें। ये कभी भी मान्य नहीं है कि आप जीवन में आए किसी भी पल में अपनी आत्मा के साथ समझौता करें। उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा के लिए कभी समझौता मत करिए। पल पल ये समय बीत रहा है, समय व्यर्थ ना करें। उम्र बढ़ते बढ़ते घट भी रही है,
मतलब उम्र तो बढ़ रही है लेकिन वो घट भी तो रही है ना। अभी आज मैं 55 की हूँ, कभी मैं 25 की थी, तो आज मेरी उम्र कितनी कम रह गई है ना, आज 55 में अब और कितना। तो वो कह रहे हैं कि अगर बढ़ रही है तो उम्र घट भी रही है, इसलिए सदा ही वो करे जिससे आप इस जीवन में जुड़े हैं। जैसे हर आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरह से अपने को अपने इष्ट से जोड़े रखती है। जैसे कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंत्र या ध्यान साधना, तो जीवन में जो भी आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है वो करें, पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। जब भी आपने अपने कर्तव्यों का पालन ना करते हुए ये सब किया, ये बहुत बहुत आप इसको ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हर एक आत्मा जो है ना, वो किसी ना किसी तरह अपने आप से, अपनी आत्मा से अपने को जोड़े रखती है। कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंत्र हवन, कुछ माला जप रहा है, कोई ना कोई कुछ सब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अगर आप ये अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के ये कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आपने कहा कि मेरे को अभी खाना बनाना है लेकिन मैं अभी ध्यान करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी जी, तो क्या है, उस ध्यान का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप स्त्री रूप में आए हैं या मानव जीवन में आए हैं तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उसके बाद अपनी आत्मा के लिए काम करना है। तो क्या करना है, मैनेज करना है इस तरह से कि आपको इसके लिए भी समय मिले। तो उन्होंने कहा कि वो मान्य नहीं है, आपको जब भी समय मिले आत्मा के लिए कार्य करें। आपको पूजा पाठ मंत्र जो भी करें, ध्यान साधना में है तो वो करें। इसके लिए कोई समय का निर्धारण ना करें, ऐसा ना करें कि मुझे अगले 10 ही मिनट ध्यान करना है। वो कह रही है कि समय का निर्धारण ना करें, हर समय जो ईश्वर का बनाया है और सभी समय शुभ है इन कामों के लिए, कोई भी समय अशुभ नहीं है पूजा पाठ और ध्यान के लिए। उन्होंने कहा कि सभी समय जो ईश्वर के बनाए हैं, तो इसलिए आप अपने इस काम को कभी भी कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि हाँ ठीक है, हम आगे भी बात करेंगे। हमें अब हम जो है अभी और भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या आगे भी तुम लिखोगी? फिर मेरे को वो कह रही थी, मेरे लिए कह रही थी कि तुम्हारा जो है दृष्टिकोण अच्छा है ना, गुरुओं की कृपा दृष्टि है आगे से, तो ठीक है। नमः शिवाय, राम राम, चलते हैं, खुश रहो। तो इस तरह उन्होंने समाज से लेके, एक औरत के कर्तव्यों से लेके हर एक इंसान को ये सिखाया है कि नारी का सम्मान आप करो। आप हमारे समाज में जिस तरह क्राइम हो रहे हैं लेडीज के लिए, उन्होंने कहा कि इसे गंभीर अपराधों में रखो, नहीं तो तुम अपने ही समाज की नींव खोखली कर रहे हो। तो इसलिए नींव खोखली हो जाती है तो कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने एक बच्चे से, लड़की से लेके पूरे समाज तक को इतनी अच्छी से शिक्षा दी है ना, ये मतलब ये बहुत अमेजिंग है। आप कभी इसको जब दोबारा सुनेंगे ना तो आप समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो सभी लोग इसको जो है दोबारा सेशन को रिपीट करिए यूट्यूब पे, तो अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि माँ ने कैसे एक माँ की तरह आके सब कुछ हमें बताया है। तो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ध्यान में आगे बढ़ते हैं, अब हम 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, ठीक है। जी मैम। म्यूजिक लगाएंगे क्या? जी मैम, लगा दूँ। हम्म। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार होते हैं, चश्मे उतार लीजिए, फिंगर्स को लॉक कर लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए और आंखों को बहुत ही प्यार से बंद करिए। हम जो है अब हमारी माँ सीता, उनके साथ जुड़ेंगे और उनकी माँ धरती माँ के साथ जुड़ेंगे। ये ध्यान जो है हम हमारे पितामह को इनवाइट करते हैं, शिव को, विष्णु अवतार में आए उनके सभी अवतारों को, विष्णु रूप में आए सभी अवतारों को, जगत जननी माँ के साथ। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत कीजिए। इंटेंशन दीजिए कि आप पैरों के अंगूठे से लेके सिर तक धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गए हैं। अपने आप को कहिए कि अब जब तक ध्यान होगा आप पूरी तरह से, आपका मन और शरीर शांत है और शांत।
सीता माँ द्वारा कहे हुए वचनों को अपने आप में आत्मसात करते हुए, उनकी सोच को समझते हुए, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए अगले 15 मिनट तक शांत भाव से ध्यान में बने रहिए मास्टर्स।
2 मिनट और मास्टर। धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे मास्टर्स। माँ सीता और धरती माँ को धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे इतने अच्छे संदेशों के लिए। पिता माँ को धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हम ध्यान में जुड़े हैं। अपने आप को धन्यवाद देंगे कि आज आपने ध्यान किया। अपने परिवार को धन्यवाद देंगे। जीवन में पहली सांस से लेकर आज तक जो भी मिला उन सभी के लिए धन्यवाद देंगे। और जो नहीं भी मिला उसके लिए भी धन्यवाद देंगे। इन सभी गैजेट्स को धन्यवाद देंगे जिनसे हम ध्यान से जुड़ते हैं। उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज हमें ध्यान में आके एनर्जी दी। धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी हथेलियों को बहुत ही प्यार से अपनी आंखों पर रखेंगे और उन हथेलियों में अपनी आंखें खोलेंगे। ध्यान की ऊर्जा को सेटल करने के लिए मास्टर्स थोड़ा सा पानी पिएंगे।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर रहा, थैंक यू मैम, विजडम थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा था। सभी को ध्यान करने के लिए और सीता माँ के संदेशों को इतने प्यार से और इतनी देर तक सुनने के लिए। आज मैम थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो जुड़ने के लिए सभी लोग नहीं आए। यूट्यूब लाइव में देख रहे हैं सभी लोग। लाइव चला दिया था, हाँ थोड़ा लाइव सा इशू हो गया था। ओके तो वहां पे जुड़े हैं मैम। जी। बहुत ही सुंदर। मास्टर्स मैं एक अनाउंस करना चाहती हूँ शेयरिंग लेने से पहले। कल मॉर्निंग सेशन हम सभी लोगों का स्टार्ट हो गया है, तो 5 to 6 आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा जो जादुई सुबह के सेशन से। मॉर्निंग की योगा क्लास भी है, उसमें नियमते और ग्रेटिट्यूड सब कुछ चलेगा, कहानियां भी हैं, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सभी लोग मॉर्निंग सेशन भी अटेंड कीजिएगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ये सेम ये आईडी और ये जूम आईडी यस मैम, सेम आईडी। वैसे ग्रुप में अभी हम फिर शेयर कर देंगे एक बार ना। 5 to 6। हाँ जी, मॉर्निंग 5 to 6। भारती मैम बात कीजिए जी। थैंक यू नेहा जी। वंदन सभी को। आवाज आ रही है ना सबको? जी मैं मैम, बिंदा जी मैम मैम का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। कुछ आज सिचुएशन ऐसे हो गई कि 2 दिन से मतलब ना मेरी मेड नहीं आ रही, तो मैं बहुत अंदर से इरिटेट हुई पड़ी थी, काम कर करके थकी पड़ी थी बहुत ज्यादा। कि जब मतलब आदत पड़ जाती है ना, जैसे मेड आती है तो वे करके चली जाती है। अब सारा काम एकदम से हेडेक लग रहा था मुझे, काम तो करना ही है सब कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो गया था। कुछ हमारे घर में मतलब काम चल रहा है जैसे वाइट वॉश का, और भी तो रेस्ट नहीं हो पाया मेरा। और इधर से मुझे लग रहा है क्लास का भी टाइम हो रहा है, और अंदर से इरिटेट हुई पड़ी थी कि इतना काम करके भाई भगवान ऐसा क्यों होता है कि इतने 2 दिन छुट्टियां क्यों ले लेती है काम वाली। और हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा था, कोई ढंग की काम वाली भी नहीं भी एक पूरे दिन के लगवा दे मुझे जो मेरे को मतलब हेल्पफुल हो जाए। तो आज फिर आपने इतनी अच्छी स्टोरी मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान मुझे यूनिवर्स कहना चाहता है कि भी इतनी सारी सिचुएशन भगवान के ऊपर आई है, तो तू तो एक छोटा एक इंसान भी है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हमारे को भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। अगर आती है लाइफ में सिचुएशन तो उनको सामना भी करना ही पड़ेगा। बस मेरे साथ ये होता है कि सिचुएशंस आए तो कोई बात नहीं, मेरी जो एक लेफ्ट लेग में जैसे लेग में पेन शुरू हो जाता है, थक जाती हूँ बहुत ज्यादा, या कमर में बैक में, तो इसलिए फिर मेरे को इरिटेट ज्यादा हो जाती हूँ कि भाई मेरे से हो नहीं पा रहा और करना पड़ रहा है, और करना भी मतलब एक लिमिटलेस हो गया ना। मैं सुबह से उठे उठे फिर सुबह से लगे लगे शाम तक, तो उसके लिए मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूँ कि भी जैसे मतलब हेल्दी भी रहूँ और ठीक रहूँ और घर का मैम काम करूँ तो भाई इरिटेट ना हूँ। तो सबसे पहली बात तो हर एक की लाइफ में ऐसी चीजें चलती रहती है, क्योंकि जो हमारे घर काम करते हैं लोग वो भी एक इंसान होते हैं, उनकी भी जरूरत होती है, उनके भी काम पड़ते रहते हैं, है ना। और आपका एक ही टेस्ट होता है। जब भी इस तरह की सिचुएशन है तो सोचिए कि ये मेरा टेस्ट है और मुझे इसमें से पास होना है, और इंटेंशन दे दीजिए। जो भी इंटेंशन देंगे ना, यूनिवर्स उससे ही रिलेटेड आपके काम करेगा। जैसे आप कह दीजिए कि मुझे हेल्पर मिल गया है ना, या अब मेरी हेल्प हो रही है, या मैं बहुत एनर्जेटिक होके ये काम कर पा रही हूँ, है ना, मैं पूरी तरह मेन रिलैक्स। तो तबियत ठीक रहे, मुझे तबियत ठीक रहती है फिर तो करने में कोई दिक्कत नहीं। जब हाँ, तबियत खराब होने लगती है और ऐसा लगता है डॉक्टर ना जाना पड़ जाए या फीवर ना हो जाए, ऐसा कुछ कई बार होने लग ये जो जाता आप बोल रहे हैं ना हो जाए, वो मैंने उस दिन भी बताया था, आप कह रहे हैं कि हो जाए। आप कोई है। भी चीज ना लगा के कहते हैं ना, डर डर है, वो डर क्या है, फोकस है। और ना तो ईश्वर के पास है ही नहीं, जो भी आप कहोगे वो कहेगा तथास्तु, तो वो इसका एक तथास्तु आपके। अनुभव बताऊं वृंदा मैम, मैं आपको मेड के लिए एक अनुभव बताती हूँ मास्टर्स। भारती जी, मैं माफी चाहूंगी अगर बुरा लगे तो, वैसे बुरा मानने वाली बात है नहीं, मेरे मन में आया तो मैंने सोचा मैं भी शेयर करूं। नहीं मेड बताइए। की बात आपने कहा कि नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लगा वृंदा मैम ने सही कहा उस दिन, जैसे बताया कि हम लोग सोचते हैं ना वो होता है, तथास्तु। मैम ने बोला था ना तथास्तु, वो नहीं शब्द नहीं जानते हैं ना यूनिवर्स। तो उसमें मैंने क्या किया, कुछ टाइम पहले मुझे ना थॉट्स बहुत चलते थे, बैठ करके ये सब करना, मैंने ना अपनी मेड ही हटा दी घर से, मेड को ही हटा दिया कि उतना समय जितना थॉट्स फालतू के चल रहे हैं
उसको मैं काम में करूंगी, और काम करते करते हमें क्या ध्यान आता है, अरे अपनी सांसों पे ध्यान देना है, या हमने क्या करना है, यूट्यूब पे जो हमारे चैनल्स के हैं इनको रिपीट सुनने के लिए, ये हमारा माध्यम है कि थॉट्स हमारे अंदर ना आए। मैं खाना बनाऊं, मैं झाड़ू लगाऊं, मैं पोछा लगाऊं, मैं बर्तन धोऊं, मेरा यूट्यूब चलता ही रहता है। मैं सारा टाइम ये स्पिरिचुअल सुन के खाना बनाती हूँ, घर का सारा काम खुद करती हूँ, और सब टोटल यूट्यूब के माध्यम से ही ये काम कब हो जाता है। पूरा दिन कोई फालतू थॉट नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि वो तथास्तु वाली बात भी मैम की याद रहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जो मुझे हेल्थ इश्यूज आते हैं उसके लिए मतलब जैसे कई बार योगा करने का भी सोचती हूँ तो वो भी नहीं कर पाती, मतलब एक मन करता है अंदर से, मगर जो अपने को फ्लेक्सिबल चाहती हूँ कि वेट भी लॉस हो जाए और थोड़ा एक्टिव, वो उसके प्लेटफॉर्म लिए क्या आपको दे दिया ना, अहम ब्रह्मास्मि ने, मॉर्निंग योगा भी है उसमें, सब कुछ है, आप हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। पहले तो ठीक सबसे है। पहले स्वीकार करो हर एक चीज को। जब आप विरोध करते हो ना तो उसकी पावर बढ़ती है। आप स्वीकार कर लोगे ना तो शांत भाव से आके निकल भी जाएगा कई साइड से, है ना। तो आप विरोध करना बंद करो कि क्यों है ये सवाल बंद करो, ठीक है ना। सबके साथ अलग अलग चैलेंज है, ऐसा नहीं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे सब फ्री है, कुछ ना कुछ सभी की लाइफ में है। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हो ना कि हाँ ठीक है, आया है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मेड नहीं आई है ना, कोई बात नहीं, भजन सुनते सुनते, कोई चैनल सुनते सुनते काम हो जाएगा। जब आप एक दिन फोकस, तो कर लिया, दूसरे दिन दिक्कत हो गई, एक दिन तो सही कर लिया, कल तो बहुत सही रहा, आज सेकंड डे की उम्मीद नहीं थी कि आज भी छुट्टी कर लेगी, तो तो इसलिए थोड़ा सा मैम ज्यादा हो गया अपनी हैबिट भी सोचते हट हैं। जाती है ना, एक बार हाँ अपनी हैबिट हम खुद ही हटाते हैं, मेड्स लग जाती हैं, तो हाँ, हम उनके right। आदी हो जाते हैं ना, इसलिए भी होता है। आप इंटेंशन दे दीजिए ना कि कोरोना ने थोड़ा सुधार दिया था, जब काम वाली नहीं आई थी कोरोना में सुधर गए थे हम थोड़ा सा, फिर वो आदत पड़ गई दोबारा से। नहीं, फिर इंटेंशन दे दीजिए ना कि मैं पूरी तरह एनर्जेटिक हूँ, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, मेरे सबका, मैं एंजल को इनवाइट कर लीजिए कि भाई आ जाओ, आप मेरे साथ थोड़ा हेल्प करो, कुछ हेल्प मिले मुझे, या तो मेरी हेल्पर लाओ आप, तो वो करेंगे अपने आप आपके लिए। आप इन सब मैम बातों को थोड़ा सीरियसली मेरा लो। भी मेरे एक्सपीरियंस शेयर मेरे करना लिए चाहती हूँ। तो मेरी एंजल माधवी मैम बनकर आती हैं, जब मुझे कुछ ऐसा लगने लगता है ना, तो सच में एंजल के रूप में आ जाती हैं वो, या इनकी जैसे कॉल कहते हैं एंजल होते हैं, आ मतलब जो जाए। हमारे साथ एंजल होते हैं महसूस तो नहीं होती वो, जैसे हमारे कहते हैं एंजल होते हैं हमारे साथ दो, वो वो आप किसी रूप महसूस में ही कर सकते हो। आएंगी, किसी रूप में ही आएंगी ना वो मैम। अब किसी आप हम किसी हाँ, रूप में ना भी आए ना तो वो वो एनर्जी भी रहती है। साथ रहेंगी, आपको एनर्जी दे देंगी कि आप वो चीज कर पाओ। आपके एक तरह से अंदर आपके समा जाएंगे, हेल्पर बाहर से ना मिले, वो अंदर से मिल जाएगा आपको कि आप उस काम को कर पाएंगे, है ना। लेकिन क्या होना है, चिढ़ना, गुस्सा करना, ये उन्होंने आज बोला है, राइट, ये सब नहीं करना है आपको। क्योंकि आप आए जो इस रूप में हो ना, वो जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है ना, मेड की थोड़ी बनती है। मेड तो अपना जो भी ये आएगी। लेसन में बहुत सारी बातें आ रही थी जो आप मतलब ये दोबारा मैं फिर सुनूंगी, इसमें बहुत सारी बातें आ रही थी कि जो मतलब कवर करनी है। आज के सेशन में ना जो उन्होंने समाज में रहने को, औरत के सम्मान को, सबसे बड़ी बात जो देखो उन्होंने इस युग के लिए कही है कि जो औरतों के अपराध हो रहे हैं ना, उनको बहुत गंभीर अपराधों में लिखा जाए, तभी ये क्राइम घटेंगे। और हमारा जो है, आप समझते हो फेमिनाइन एनर्जी सबसे पावरफुल है, शिव का कोई अस्तित्व नहीं शक्ति के बिना, शिव शक्ति मिलके ही वो उनकी पावर है पूरी। तो इसलिए आप समझो कि मैं तो खुद ही एक पावर हूँ, मेरे आगे सब फेल हैं, बस इतना ही सोच लेना, ठीक है। बहुत अच्छा, जो थैंक सोचो यू, बहुत अच्छा। जी वही मिलेगा। आप कहोगे ना मैं बीमार रहती हूँ तो बीमार होने लगोगे, ठीक है। करेक्ट। मुझे आप खुद को चेंज करना है, इसी बातों को चेंज करना है, जो पहले की जो पुरानी चल रहा है ना तो उसको चेंज करना है, थोड़ा सा ऐसे थॉट्स। आप देखोगे जीवन बदल जाएगा, ठीक है मैम। मैम थैंक यू, मेरा थैंक थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है इसमें। लाइक हमारे घर में भी एक हेल्प होती थी, तो उन्होंने बहुत ही थोड़ा ऐसे भारती जी को कैसे तंग किया था वैसे किया। तब मैंने तुरंत अफर्मेशंस डाली कि देखिए मुझे बहुत काम करना है, ऐसे ऐसे विषयों में ना मेरा एनर्जी व्यस्त ना करे। मास्टर्स मुझे ना ऐसी एक हेल्प चाहिए जो मेरे से आध्यात्मिक विषय भी बात करे, क्वेश्चंस पूछे, मैं उसको सिखाऊंगी भी, मगर वो मुझे ना बिल्कुल भी तंग ना करे, अच्छी सी मेड हो।
और हमारे घर में एक अच्छी सी मेड आई है जो बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, उसका नाम भी सरस्वती है। वाह, बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल 1% भी नहीं। ये बहुत उन्होंने अच्छी बात इंटेंशन बता रहे डाली हो। है और और वो बहुत ही इंटेंशन पूरी हुई है ना। आप भी डाल दो। हाँ मैम, हाँ जी, यूनिवर्स ये मुझे भी बहुत बिल्कुल अच्छे से मतलब मिल रहा है मैंने मेरे हाथ मेरे में। फ्रेंड से सुना था, फिर मैंने भी इम्प्लीमेंट किया कि देखो फिर से एंजल अच्छी बनकर आई ना। थैंक यू माधवी मैम। थैंक यू। ये माधवी ने अपनी बस समझ से किया ना कि मुझे ऐसी मेड चाहिए। आप कह दो कि भाई ध्यान ही आ गया मेरे घर में, मेरी मेड बन के ध्यान ही आई है, वो हाँ ध्यान ही है राइट, बस। ठीक है ना, तो वो आपकी अच्छे से हेल्प करेगी और ध्यान रखेगी आपका। ठीक है। वो यूनिवर्स यानी कि यहीं से सिखाना चाहता है मुझे, आप लोगों के रूप में एंजल ही आ गया मुझे समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सक्कर। मैम, आज सीता जी ने बोला ना, हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है सबने, तभी तरक्की होगी राइट, सबकी। हाँ जी, हाँ तो जी। हम हाथ पकड़ के ही बढ़ रहे हैं। जी। थैंक यू जी, सबका, लक्ष्मी थैंक जी, लक्ष्मी जी कैसे बिल्कुल स्ट्रेट होके पीछे बैठ के दूर से सुन रही हैं। आज भी कुछ चमत्कार करे तो अच्छा होगा। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। मैम बात कीजिए मैम, अनम्यूट कर ले मैम, हाँ बात कीजिए। आत्मा वंदन मैम। मैम मुझे एक बात पूछनी थी, स्पिरिट गाइड का मुझे अभी तक पता नहीं चला, वो कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड आपके, वो आपको मिलेंगे, ध्यान में ही मिलेंगे आपको। ध्यान में उन्हें अच्छा इनवाइट, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे बात करेंगे? सबसे पूछिए, तो वो आपको मिलेंगे फिर। ठीक है। हम्म। एनिमल गाइड, स्पिरिट गाइड, ये सब आपको ध्यान में दिए जाएंगे, बताया जाएगा। ठीक है। वो अभी तक अभी समझ में ही नहीं आया मुझे कुछ भी ऐसा स्पिरिट नहीं गाइड के नहीं, बारे ध्यान में। में इनवाइट कीजिए, वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे कि ये है मेरे गाइड। गाइड जो है ना, स्पिरिट एनिमल गाइड जो होते हैं वो मिल जाते हैं। जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल में, क्योंकि जब मैंने ये ऑटो राइटिंग की थी तो मैंने उन्हें इनवाइट किया था, आ तो वो पहले ही दिन ही गए थे, लेकिन उन्हें 8 दिन 10 दिन तक अपना नाम ही नहीं बताया। मैं रोज पूछती थी कि आपका नाम क्या है, प्लीज बताइए, बोलते थे बता देंगे ना। 8-10 दिन के बाद उन्होंने अपना नाम बताया था। तो मतलब वो जैसे इस तरह से ना हमसे मस्ती करते हैं वो। मैं पूछती थी नाम बता दीजिए प्लीज, तो बोलते थे हाँ ठीक है बता देंगे ना, आप पूछो क्या पूछना है। तो इस तरह होता था। तो आप भी, आप ध्यान में पूछेंगे ना तो आपको मिलेंगे वो। ठीक है। आज दोपहर का सेशन में आपका जुड़ी थी, पता जी। नहीं क्या हुआ, तो ध्यान का टाइम था, कौन अचला मैम थी, बता रही थी, बात कर रही थी, ध्यान करवा रही थी, मैं बैठ गई अच्छे से ध्यान में। उसके बाद मेरा तो ये नेट ही चला गया और मुझे लगा क्या हुआ, शांत हो गए, मैम कुछ बोल नहीं रहे, मैं बैठी रही, थोड़ी देर बाद बोली, इतनी देर तो मैम चुप नहीं रहने वाले थे, कुछ बोलने वाले थे वो, तो गाइडेंस मेडिटेशन था। फिर आंख आंख खोल के फिर देखना पड़ा मुझे, तो देख रही हूँ तो घूम रहा है, पूरा नेट चला गया। कोई बाद बात में नहीं, फिर मैंने नहीं, अगर आप उनका भी 2 बार म्यूट हो गया था, उनका भी 2 बार म्यूट हो गया था। अच्छा 2 वो बार उनका म्यूट हो गया था, फिर किसी जेंट्स ने कहा कि आप म्यूट हो गई। वो हमारे एडमिन हाँ नहीं है। वो असल में क्या होता है ना, जो बात जितनी पहुंचनी होती है ना सामने वालों को, उतनी ही पहुंचती है। तो अगर आप कनेक्टेड रहते हो और आपका नेट कट गया, तो भी लास्ट तक का जो सब कुछ है वो आपको मिलेगा। वो हाँ, वो मिलता है हमको। हाँ, आप ध्यान में बैठे रहिए और आपको सब मिलेगा। कई बार कई सेशंस में ऐसा हुआ हो कि नेट कट गया, तो कोई टेंशन नहीं, अगर ध्यान में कटा है ना तो आप ध्यान से कनेक्टेड रहिए बस। ठीक है। जी। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम मुझे किसी मास्टर्स किसी और कुछ सवाल नहीं है किसी का शायद। माधवी जी जब आप बोलती है ना, मुझे हेमा मालिनी की याद आती है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी। थैंक यू। हेमा मालिनी ये हेमा मालिनी है। ये जो नहीं, उनके हेमा मालिनी की आवाज जितनी, मतलब बिल्कुल एकदम लगता है जैसे हेमा मालिनी की आवाज, जैसे वो उसका स्टाइल ही है हेमा मालिनी। हाँ जी, आवाज भी, वो स्टाइल भी यही है ज्यादातर, सही कह रहे हैं। हाँ,
ये Thank वही you, स्टाइल है। you. तो मैंने कहा मैं कहूंगी कि जब माधवी बोलती है तो बिल्कुल लगता है कि हेमा मालिनी बोल रही है। उनका फिल्मों Thank में you, ma'am. दूसरा है, Thank you. लेकिन प्राइवेट इंटरव्यू जब देती है ना वो ऐसे ही देती है इसी आवाज में। आप Thank you, शायद ma'am. कुछ नहीं, वैसे मुझे लगता मेरे को ही लगता है, लेकिन अब सब सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो सही लगता है मेरे को। सही है। हर दिल की बात जुबां पर आई गई। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप जब ऑटो राइटिंग करते हैं ना, जब ये मैसेजेस आते हैं ना, आप कितना खुश महसूस करती है? क्योंकि आपको भी बार बार एनलाइटमेंट होते रहता है ना, जब जो नहीं सुना हो वो एक वाक्य आ जाती है, तब आप कैसे महसूस करती हो आप? जब आपने ये सुना होगा तो शुरू में मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि रो मत, क्योंकि जब मैंने उनकी आवाज सुनी ना तो वो जो एक सीता जी से मेरी बात हो रही है, समझिए, है ना। तो जो वो एक माँ की फीलिंग होती है ना, मुझे वो आई उस समय और मैंने रोना शुरू किया। और मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा रो रही थी, मैं बहुत जोर से रो रही थी कि अपने को कोशिश कर रही थी दबाने की, और आंसू ऐसे बह रहे थे। असल में खुशी खुशी मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि जब मैं बात करती हूँ ना तो अंदर से एक ईश्वर के लिए, उस यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड आता है। वो एक जो थैंकफुल होना होता है ना, वो एक आता है कि उन्होंने इतनी भीड़ में से मुझे चुना है ना, उन्होंने ये दिया है मुझे, ये बांटना है लोगों तक, मुझे और भी मास्टर से बात करके और भी लोगों तक चीजें पहुंचानी है। तो वो एक भाव आता है। खुशी तो होती है कि मैं कर पा रही हूँ, मैं उनसे मिल पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, उनकी आवाज सुन पा रही हूँ। रावण की आवाज इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी उनकी आवाज है। शंभो जब वो कहते हैं ना, तो मैंने कहा ना उस दिन की, वो ऐसा ही लगता है जैसे फिल्में वाले बताते हैं ना। नहीं, इसके लिए आपने कोई कोर्स किया है क्या? इसका कोर्स किया था क्या? मैम ऐसा है कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया था पहले, ये मैंने कहा ना गॉड गिफ्टेड है मुझे ये, मतलब मैंने बिना सीखे ही, मेरा भाई जो चला गया मैंने उससे बात की थी, मैंने सुशांत से भी बिना सीखे ही बात किया शुरू शुरू में 3-4 बार। और फिर जब मुझे लोगों ने डराया ना, तब मैंने जाके जो एक आकाशिक रिकॉर्ड वाले होते हैं ना, उनसे मैंने ये फिर सीखा। लेकिन उस अब जो मैं करती हूँ वो उस तरीके से नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल ही तरीके से करती हूँ, अपने तरीके से। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने बेसिक बताया मुझे, उन्होंने जुड़ना बताया, उन्होंने बताया कि मैं मीडियमशिप भी कर सकती हूँ। तो उनकी वजह से भी मैं ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाई, बिना डरे कर पाई। अब सोचो ना, कोई आत्मा आपसे कनेक्ट हो रही है तो आपके मन में क्या भाव आएगा, लेकिन मेरे मन में कोई डर नहीं आता। मैं बहुत ही नॉर्मल वे में उन चीजों को लेती हूँ और नहीं, उनसे। यदि हम सीखना चाहें आपसे तो आप कैसे गाइड कर सकती हैं, कैसे सिखा सकती हैं? मैम को रिक्वेस्ट करेंगे एक सेशन, आपको टाइम लगे नहीं तब नहीं, कैसे? ऑटो राइटिंग क्योंकि सिखा मैं दें। भी अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। 4 साल पहले मेरी भी बेटी की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट से हुई थी, बल्कि अमेरिका में ही हुई थी उसकी। मैं दिसंबर में उसके पास से आई थी और 19 फरवरी को। तो मैं भी कई बार मेरे मन में आता है, वो बार बार कह रहा था मम्मा मत जाओ, आप अभी रहो। मैं 5 महीने रही थी कि मैं चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ। तो फरवरी में मुझे जाना है, वो उसको फ्लोरिडा जाना था 1 महीने की ट्रेनिंग में, इस वजह से मतलब वो दिसंबर में मुझे आना था। 5 महीने ऑलरेडी हो गए थे। मेरा छोटा बेटा यहाँ अकेला ही था, वो भी बैचलर है। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब 19 फरवरी को शाम के मेरे यहाँ के 7 बजे थे और उसके यहाँ मॉर्निंग थी। नॉर्थ फ्लॉक्स में था वो, इन्फोसिस में जॉब करता था। तो 1 महीने के ऑफिस के काम से फ्लोरिडा जा रहा था और मतलब 7 से 2:30 बज गया था रात के। उस दिन इतनी बातें की उसने मेरे से। और फिर जब मेरी 2:30 बजे के करीब आंख लग गई तो एकदम वो, मैंने कहा मॉर्निंग में अब वो जब पहुंच जाएगा फ्लोरिडा तब मुझसे बताएगा, अब कोई बात नहीं है। फोन मैंने भी कोशिश नहीं करी उसको दोबारा फोन लगाने की। फिर पता लगा कि वो जैसे ही 1-1.5 घंटे बाद मतलब दरवाजा खुला है और वो आया। मैंने कहा मनु तुम तो फ्लोरिडा जाने वाले थे, तुम यहाँ कैसे?
तो कहता मम्मी मेरी बेल्ट रह गई थी और पुष्पी की कोई बेल्ट हो तो दे दो। तो उसने ब्लू शर्ट पहन रखी थी, जीन्स पहन रखी थी, और मैंने वो छोटे बेटे की अलमारी में से 2 बेल्ट उसको निकाल के दी और वो चला गया। लेकिन चेहरे पे उसके उदासी थी और मुझे समझ में नहीं आया। इसके बाद फिर मैं सो गई। 2:30 का टाइम था। फिर मैंने कोशिश नहीं करी। मैंने कहा 3 साढ़े 3 की फ्लाइट है उसकी, वहां 7 साढ़े 7 बजे पहुंच के मुझे वो फोन करेगा कि मम्मी मैं पहुंच गया हूँ। और पता लगा 6 सवा 6 बजे मॉर्निंग में उसके फ्रेंड संजय का फोन आया कि इस तरह से आंटी आनंद का ऐसे ऐसे हो गया, वो ऊपर से सीढ़ी से गिर गया और उसके सिर में काफी चोट आई। 911 कॉल किया और अभी कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। मतलब 7 बजे तक ये हो गया कि इज नो मोर। तो मैं मतलब इतना शॉक थी, मैं बता नहीं सकती कि जिस समय मतलब उसके लास्ट वो था तो वो मेरे पास आया और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या क्या देख रही हूँ। मतलब उसकी वो 4 साल हो जाएंगे अभी 19 फरवरी को, लेकिन वो सीन मेरी आंखों में हमेशा आ जाता है कि कहा वो बिल्कुल। और सोच नहीं सकती मैं कि पहली बार उसने मुझसे इतनी बातें की होंगी, क्योंकि दिसंबर में मैं उसके पास से आई थी और वो मम्मी मैंने आपका कमरा लॉक कर दिया है, मेरा एक फ्रेंड रहने के लिए आएगा सैटरडे संडे में। मैंने उसको बोल दिया अंडा भी मत बनाना, मेरी मम्मी अंडा भी नहीं खाती है, मैंने आपका कमरा ऐसे। मैंने कहा मनु मैं अब आ गई हूँ, मैं 1 डेढ़ साल बाद तुम्हारे पास आऊंगी, तो तुम मेरे कमरे की इतनी क्यों कर रहे हो? तुम्हें जाना है तो बेटा जाने की तैयारी करो। लेकिन पता नहीं उसको क्या हो रहा था। मम्मी मैंने आपके राधा कृष्ण ऐसे रख दिए, बांसुरी यहाँ रख दी है, ये मतलब सारी मतलब मेरे भगवान जी को करता करता वो गया। तो कई बार मुझे लगता है कि अब दिखता भी है मुझे, जैसे अभी 23 नवंबर उसका बर्थडे था तो खुश दिखता है, जॉब करता हुआ दिखता है, मुझे ऐसे नहीं दिखता कि मतलब वो परेशान है या क्या है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि मैं बात करना चाहूं तो मैं उससे पूछूं या कुछ मैं। तो वो कई बार जैसे आशा गुप्ता की भी मैंने कई बात सुनी है और लोगों की भी, तो मेरा भी मन है कि यदि इसमें मैं उससे पूछूं या कुछ मैं बात करना चाहूं तो कैसे कर सकती हूँ। मैम आप झूले पे बैठे हो क्या? नहीं नहीं, झूले पे नहीं हूँ, चेयर पे बैठी हूँ। आपके फोन के पास कौन है मैम? कोई नहीं। वो स्विंग हो रहा था। हाँ नहीं नहीं, मैं मेरी आगे आंखें पीछे बंद आगे थी। पीछे। सबने नोटिस किया ना? जी मैम, जी मैम, मैंने तो किया था। आगे पीछे ऐसे मेरे जा रहे आंख थे। बंद की हुई थी, मेरे आंख बंद की हुई थी मैं। मैम उसको याद करना छोड़ दीजिए, उसको ब्लेसिंग दीजिए, प्यार दीजिए, उसे विदा कीजिए। वो विदा नहीं हुआ है। नहीं, ब्लेसिंग तो मैं करती हूँ और जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ मुझे अब बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे फरवरी जो 19 जो फरवरी आ मैंने गया है ना, तो जो जैसे उसकी मैंने देखा ना वो सबने देखा है और वो सब जान गए हैं वो क्या चीज थी। तो इसलिए आप शांत होना शुरू कीजिए। मेरे नहीं बॉडी मैं में भी बहुत वाइब्रेशंस आई मैम, जब आपने पूछा ना कि वहां झूला नहीं है, तो एकदम ना पूरे से नहीं मैं गूज़बम्प्स आ ऐसे गए थे ऐसे पूरे ऐसे बॉडी ही में। ऐसे नहीं है कि अब जैसे वैलेंटाइन डे आया तो आप मेरी वैलेंटाइन हो, मतलब अब जैसे फरवरी आता है ना तो उस समय मुझे ज्यादा वो रहता है। वैसे तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत याद करती हूँ या कुछ करती हूँ। उसकी फैमिली वहीं रह रही है, मेरी बहू और पोती है मेरी 16 साल की, बात करती रहती है। तो वो भी फरवरी, जैसे ही फरवरी आता है तो वो खुद बहुत डिस्टर्ब होती है, कहती है मम्मी ये लगता है कि फरवरी जल्दी से निकले। तो अभी मैंने वो डीपी भी वही अपनी उसमें ये इसमें डीपी भी उसी की लगाई हुई है। वैसे उसका ऑफिशियली आनंद था नाम, लेकिन निकनेम उसका मनु था। मैम क्या होता है ना, देखिए
मोह जो होता है ना वो एक तरफ से नहीं होता है, कभी कभी दोनों तरफ से होता है। मैंने शायद उस दिन शेयर नहीं किया, मैं आपको एक बात सुना देती हूँ शॉर्ट में, उससे आप शायद समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या हुआ था कि मेरे पास एक बार कोई मिलने के लिए आए, तो उन्होंने जब ये देखा ना कि मैं न्यूमरोलॉजी वगैरह भी करती हूँ, तो उन्होंने कहा अगर मुझे पता होता कि आप न्यूमरोलॉजी करते हो तो मैं कभी नहीं आती, क्योंकि मुझे किसी के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है जो बहुत नामी गिरामी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने कहा कि देखो अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब कोई मीनिंग है, बिना मीनिंग कोई मुझ तक नहीं आता है, यहाँ आने का भी कोई मतलब है आपका। तो ये बात हुई, तो उस समय अचानक से मुझे उनकी मम्मी दिखने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी मम्मी इस तरह से साड़ी पहनती थी, ये ऐसा वैसा करके? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि आपने तो उन्हें जाने ही नहीं दिया है, क्योंकि आप उन्हें रोज आवाज देते हो, है ना। वो मुझे एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिख रही हैं कि वो आगे भी देख रही हैं और वो पीछे भी देख रही हैं, मतलब वो आगे आना चाहती हैं लेकिन आप उन्हें पीछे खींचते हो, तो ऐसा क्या है? तो फिर वो रोने शुरू हो गई, बोली कि मैं जब 10-11 साल की थी तो मेरी मम्मी जो है चली गई थी और मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, वो हॉस्पिटल में थी, और फिर वो घर भी लाया तो मैं मेरे को उनके पास नहीं जाने दिया। तो कहती इसलिए मैं अब तक रोती हूँ, मतलब वो तब शायद मुझे लगता है 30-35 के ऊपर थी, शायद 30 या 35 के बीच थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तक भी रोती हूँ कि मुझे माँ से मिलना है, मेरी माँ से एक बार ही मिलना है, तो मैं इसलिए अपनी मम्मी को रोज याद करती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें जाने दीजिए, अब वो इस जन्म में इतने ही दिन आपके साथ के लिए लिख के लाए थे, आप उनसे कहिए कि, और ये कहते हुए मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, कि उनसे कहिए कि हम नेक्स्ट बर्थ में एक साथ बहुत खुशी के साथ और अच्छे संबंधों के साथ ज्यादा दिन तक रहेंगे। इस जन्म में हमारा आपका इतना ही साथ था, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप जहां भी जाएं खुश रहें, प्यार से रहें, हम फिर किसी जन्म में दोबारा मिलेंगे। मैंने उन्हें इस तरह बताया, और मैंने उनको बोला कि आप जो है ऐसा करिए रोज, तो देखिए फिर मुझे बताइएगा। तो उनके जाने के बाद तीसरे या चौथे दिन ही उनका मुझे फोन आया, तो वो बोली कि आपने जो ये बताया उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कहती हैं कि मैं सचमुच अपनी माँ को शायद नहीं छोड़ पा रही थी, जाने अनजाने मैं उन्हें दिन में कई बार इस तरह याद करती थी, और इस एनर्जी की वजह से मैं अपने परिवार का प्यार भी नहीं समझ पा रही थी। तो कहती मुझे आज पता चला कि मेरे परिवार ने मेरी कितनी चिंता की, कितनी टेंशन की, मुझे आज समझ में आ रही है वो चीज, जब मैं अपनी माँ की एनर्जी से निकली हूँ, और सचमुच बहुत वाइब्रेशन हो रही है। तो बोली कि फिर मैंने उन्हें विदा किया कि हाँ ठीक है, हम किसी और जन्म में फिर से मिलेंगे, और आज मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। आपने जो ये मुझे बताया, ये बहुत थैंक यू इसके लिए। तो यही बात मैं मैम आपको कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ रिश्ते जो है हमें उतना ही प्यार देने के लिए आते हैं, और वो उस समय इतना प्यार दे के जाते हैं ना कि हम सारी उम्र उन रिश्तों को भूल नहीं पाते हैं। और शायद ये मुझे लगता है ये आपके लिए ही मैसेज है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। तो आप ये समझिए कि आपने उस सोल के साथ बहुत अच्छे संबंध कभी रखे थे, उसका रिटर्न वो आपको देने आए थे, उतना ही था आपका संबंध। अब वो फिर किसी जन्म में जब आप उन्हें इतना याद कर रहे हो, तो वो आपके साथ फिर से आएंगे। नहीं, अगर आपने ऐसा ही किया तो वो बहुत सालों तक कहीं जन्म नहीं लेंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, और अगर वो जन्म लेंगे तो वो शांत रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें सब इस तरह से रो के याद कर रहे हैं। किसी को नहीं नहीं, मैं ऐसे ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ ना, 42 नहीं, इयर्स का था वो। आप एक बार सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, है ना, हम्म। क्योंकि वो एक फ्लो बनता है, शायद वो कभी कभी आत्मा का भी मैसेज होता है उसमें, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह से करेंगी ना कि आप उनको एक तरह से खुशी के साथ विदा करना, किसी को आप वो एक तरीका ध्यान में करिए, ठीक है। और आपकी जो बहू है उनको भी कहिए, तो जल्द ही हो सकता है वो आपके परिवार में किसी ना किसी रूप में वापस आए, क्योंकि अगर कुछ अधूरा रह गया है वो पूरा करने के लिए, और अगर नहीं तो वो शांत भाव से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बर्थ के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे और वहां पे जाके खुश रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नहीं, हम नहीं कह रहे कि हम रोते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन यादों को खींचते रहते हैं, बसाए रहते हैं अपने आप। उन यादों को एक खुशहाली वाले वे में सोच के उनको आगे जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आज हुआ है वो सबने देखा है, वो कैमरे में हो सकता है रिकॉर्ड भी हुआ हो,
और वो सबको वो एनर्जी फील हुई होगी, ठीक है ना। वो आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो हम सबको समझ में आई, क्योंकि मैं बहुत बहुत ही ज्यादा उस समय अमेज हो रही थी कि आपको समझ। जी मैम, मैंने भी नोटिस, तो उसने अभी मतलब बर्थ नहीं नोटिस, लिया, उसने अभी बर्थ नहीं लिया है मैम वो आपके पास से जा ही नहीं पा रहे हैं। वो जो वापस आए थे ना आपसे मिलने, वो जो वापस आए थे ना, वो मतलब उस तरह ही वो आपको एक बार आपको मिल के जाना चाहते थे। नोटिस, तो उसने अभी बर्थ नहीं लिया, उसने अभी बर्थ नहीं लिया है। नहीं मैम, वो आपके पास से जा ही नहीं पा रहे। वो जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हम्म। मैम एक क्वेश्चन है चैट से कि मानसी रोरा पूछ रही है, सुशांत सिंह राजपूत ने आपसे क्या बात की थी? ये इतने सालों तक ना एक पर्सनल मैटर था। मतलब मैं अपनी डायरी कभी कभी निकालती थी, पढ़ती थी, फिर सोचती थी कि हाय मैंने पहले क्यों नहीं बात कर लिया, शायद वो कुछ मुझे बता देता। क्योंकि उन्होंने पहली 2-3 राइटिंग में बताने की कोशिश भी की थी उन्होंने, सुशांत ने। और जब मैं बात करती थी वो मुझे लाइव दिखता था कि जैसे वो मतलब सोल रूप में भी वो एक जगह खड़ा नहीं होता था, वो कभी इधर कभी उधर, हाँ माँ और क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे। मतलब कभी जैसे मैं रोती मिलती थी तो अच्छा जी आप अभी भी रो रहे हो, मतलब इस तरह वो पर्सनली वो बिहेव करता था। तो मुझसे 1-2 लोगों को मैंने ये शेयर किया ना कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से बात करती, तो बोले तुम्हें कैसे जानता है वो, तुम उसे कैसे जानती हो, तुम तक कैसे आएगा, वो इतना बड़ा स्टार है। कई लोगों ने इस तरह सवाल किए, फिर मैं चुप रहना सीख लिया। मैंने कहा नहीं ये मेरी और उसकी पर्सनल बात है। क्योंकि आप सोचो कि बहुत सारे लोगों ने उससे बात की है ना, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचा है। और मुझे उसके खास मैसेज मुझे मिले हैं, ये मुझे पता है। जो उसने घर फोन करने के लिए नंबर दिया मुझे, वो एक अमेजिंग बात थी। और 2 दिन मैं डरी रही कि मैं क्या कहूंगी फोन करने के बाद, तो 2 दिन बाद मैंने उसे कॉल किया उस नंबर पे। तो अब क्या बात की, बातें तो उसने बहुत सारी की, उसने बताया मुझे कि क्या क्या हुआ उसके साथ, क्यों हुआ। फिर बाद में उसने कहा नहीं मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। बाद में वो पर्सनल बातें करने लगा अपनी, मतलब क्या कैसे हुआ कहाँ पे, इस तरह से। और 4-5 बार मैंने बात की है, तो 4-5 मैंने आज, अब पता नहीं क्यों मैंने ये फाइल पहले ही निकाल के रखी हुई थी। मैं कोई एक दिन में थोड़ा सा उसने जो बोला है मैं वो सुना दूंगी आपको, बहुत जो अलग है मैं वो नहीं सुना पाऊंगी, ठीक है। और बहुत ही प्यारी मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि वो बहुत ही प्यारी। हाँ मैं जो उन्होंने जो सबके लिए मैसेज है मैं वो सुना देती हूँ। उन्होंने कहा पहले ऊपर काफी कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। हाँ उन्होंने कहा कि जो मुझे खुशी दे वही सब दूर है, हो रहा है मेरे से, और मैं उनसे दूर निकलना चाहता हूँ उन पुरानी यादों से, मतलब जो मेरे साथ हुआ उससे। अब कोई यहाँ पे बंधन नहीं है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, आप भी खुश रहिए। याद मत कीजिए, इतने लोगों ने इतना प्यार दिया है, सच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब मेरे साथ हो, मेरे लिए लड़ रहे हो। ये लड़ाई अभी बाकी है, इंसाफ होगा, सबके लिए न्याय होगा। मैं अब शांत रहना चाहता हूँ, अब रोए मत। आपका दुख जो है वो मुझ तक पहुंचा है, इसलिए शांत रहकर मेरे लिए प्रेयर करें। मैं जल्द ही वापस आऊंगा सबके बीच और अपनी पहचान भी बताऊंगा। आप मुझे चाहिए, आगे समझ नहीं आ रहा। फिर इन्होंने कहा कि हम सब फिर मिलेंगे खुशियों के बीच, लाइफ को एंजॉय कीजिए, दुख है तो, पर अब निकले उस दुख से। सबके लिए खुशियों की ब्लेसिंग्स के देता करता हूँ, ईश्वर सच के साथ है, देर हो पर न्याय हो। ओके आप खुश रहें ताकि मैं भी खुश रह सकूं। थैंक्स सुशांत सिंह राजपूत, बाय। ये उन्होंने मैसेज दिया था सबके लिए। तो शायद ये आज कन्वे होना था, ये आज आप लोगों तक जाना था। और ये बहुत ही मतलब जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे रोना आता है सचमुच। तो उन्होंने इस तरह के और भी 1-2 बार मैसेज दिए हैं।
ये भी उन्हीं का, ये देखिए ये इतना ही आ पाया था, ये थोड़ा सा ही आ पाया था, दिखाऊंगी नहीं क्योंकि इसमें सीक्रेट है उनके, ठीक है। तो यही मैसेज है कि आप लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, ये उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और वो सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आप प्लीज मेरे लिए रोइए मत, मैं बहुत खुश हूँ जहाँ भी हूँ, और आप भी खुश रहिए, क्योंकि जब एक नाम के लिए इतने लोग रो रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब अपने 4 लोग रोते हैं तब वो आत्मा कुछ नहीं कर पाती है ना। तो इतने लोग एक साथ एक बंदे के लिए रो रहे हैं तो वो कहाँ जा पाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये मैसेज तभी दिया था मुझे कि आप लोग प्लीज खुश रहिए और मेरे लिए दुआएं कीजिए, न्याय हो, ताकि हम सब एक साथ हैं, आप मेरे लिए लड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये भी कहा। तो ये 3-4 बार उनकी बात मेरी हुई है, और इतना बहुत ही प्यारे इंसान है वो, और मैं तो कहूंगी कि वो फिर से आए और हम उन्हें पहचान पाए। और उन्होंने वैसे मैम कहा है, वो सुशांत ने कई बार कहा है कि मैं बताऊं, मतलब मैं पहचान बताऊंगा अपनी, और ये भी कहा है कि शायद वो राजस्थान के किसी बड़े अमीर घराने में जन्म लेंगे, और वो वहां से भी तब भी लोगों को पहचान के रूप में शायद वो इसी काम में फिर से आएंगे, और एक पावर के साथ आएंगे, क्योंकि पैसा ही यहाँ पे पावर है। तो वो ये हो सकता है एक पैसे वाले घर में जन्म लेके वापस से फिल्म इंडस्ट्री में आए और उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करें। तो मैंने ये इस बात को समझा जी। मैम दिव्या भारती का नहीं हुआ है कभी चैनलिंग? अ, असल में बहुत लोगों से मैं करना चाहती हूँ, मैं जब भी देखती हूँ कोई जैसे प्रिया राजवंश को मार दिया गया था, तो मुझे उनके बारे में भी जानना है, मुझे लता जी से भी बात करनी है ना, मुझे बहुत संजीव कुमार मेरे फेवरेट रहे हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है, तो काफी सारे लोग हैं लिस्ट में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखती हूँ 2 दिन से ध्यान के कुछ यूट्यूब में देखती हूँ तो दिव्या भारती 2 दिन से दिख रही है मेरे को, तो इसलिए मैं सोची पूछ के देखती हूँ। तो हो सकता है उनका कोई मैसेज जल्दी हम तक आए, हाँ, है ना, 2 दिन क्योंकि से ही दिख रही है अभी, 2 दिन से उसका ही आ जाता है यूट्यूब में, ध्यान का कुछ निकालती हूँ तो 2 दिन से दिव्या भारती, तो इसको भी किसी ने मारा और जल्दी ही वो एकदम से चमकी थी हीरोइन के ये रूप में। जो सारे जो एक तरह से कहेंगे रहस्यमयी मौतें हैं ना, कई सारी ऐसी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चला उनके साथ हुआ क्या, है ना। तो हम्म। इसके उनके साथ जो दिशा का हुआ वो भी नहीं पता चला, तो बहुत सारे हैं ऐसे। वो दुनिया देखिए, हर तरह के लोग है दुनिया, हर तरह की आत्माएं, हर तरह के क्राइम है, हमें सच भी नहीं पता कि वो क्राइम भी है या सच है, वो सचमुच गिर गई, कुछ हुआ उसके साथ, तो हमें सच ही नहीं पता है अभी तक। तो किसी पे हम, हम्म। क्योंकि हम ध्यान में, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन बात कर सकते हैं, जान सकते हैं उनकी सिचुएशन, जैसे सुशांत ने बताई अपनी। तो मैंने कहा ना, वो बहुत प्यार से और बड़े मतलब एक अपनेपन से बात करता था। तो मुझसे कई लोगों ने ये पूछा, जिनको मैंने शेयर किया ना, उन्होंने यही पूछा आपको कैसे जानता है वो, आपसे बात है। मैंने कहा भाई क्या बताऊं, क्यों करेगा। तो सही है। आप म्यूट है मैम, करुणा मैम मैं म्यूट है। हाँ। मैम मैं ध्यान के समय में मेरे ऊपर बॉडी पार्ट में तो ठंडक सी थी, लेकिन मेरे पाँव एकदम से बहुत गर्म हो गए थे। अभी के ध्यान में, हाँ जी, अभी वाले में, अभी जो 15-20 मिनट का कराया था। क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी इस समय ज्यादा थी, तो वो जो है आपकी गर्मी निकल रही थी। ये जो है शांत वाली एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी हमेशा शांति वाली होती है, प्यार वाली होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वृंदा जी? मैम आप खुद से बात करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अच्छा। आप सिर्फ उन्हें ये कहिए कि आप जहां भी हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप अब आगे बढ़िए, क्योंकि हम सबका यही रास्ता है, हम सब इसीलिए आए हैं दुनिया में। आपने मुझे जो भी प्यार दिया मैं उसको बहुत आदर से स्वीकार करती हूँ, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब आपका जाना ही ठीक है। हम फिर किसी जन्म में दोबारा मिलेंगे, इसका मैं इंतजार करूंगी कि हम दोबारा एक साथ आए। तो आपका बहुत धन्यवाद मेरे बेटे के रूप में आने के लिए, जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए। उसका आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि वो अपनी आगे की लाइफ में जाए और आगे की जिंदगी को एक अच्छे तौर पे जिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं जा पा रहे, आप चाहे कहें ना कहें, लेकिन एक माँ के रूप में आपने उन्हें
अभी भी शायद अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है अपने दिल में। और वो सारा सीन सबने यहाँ पे देखा है। आप इनसे फोन करके बात कीजिए कि इन्होंने क्या देखा, मैंने भी देखा और इन लोगों ने भी देखा। आपके पास इन लोगों के किसी के नंबर है तो उनसे फोन पे बात कीजिए आप। वो चीज हमें बता रही थी कि जो आप बता रहे हो वो रियल है। ठीक है मैम। तो कभी कोई मैसेज होगा इस तरह का, अगर क्योंकि अगर ऐसा एनर्जी तो कनेक्ट है लेकिन कोई मैसेज इस समय आ नहीं रहा है, तो आपके लिए कोई मैसेज होगा तो जरूर आप तक आएगा। और आप शांत भाव से ध्यान में रह के ये सारे काम कीजिए तो जल्दी ही जो है वो आत्मा, क्योंकि बच्चे तो हमारे जन्म लेके आए इसलिए हमने उन्हें बच्चा कहा, लेकिन असल में तो वो एक आत्मा है। आत्मा आपके साथ अपने कार्मिक कंप्लीट करने आई थी। किसी जन्म में इतना ही प्यार आपने उसे दिया होगा, वो उतना ही लेके चले गए आप। ये बहुत प्यारे इंसान थे, ऐसे एनर्जी वाइज ये बात आ रही है कि बहुत ही अच्छे थे। कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ अभी मैं, एनर्जी तो है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो आप शांत भाव से रह अपनी बहू को भी कहिए रो के याद करना बंद करे उन्हें। उन जब भी उनका जन्मदिन हो आप जन्मदिन मनाइए, थोड़ा सा बच्चों को जी खुशी कि हाँ आज पापा का जन्मदिन है ना, बच्चे का जन्मदिन करके। वो मैं करती हूँ। हाँ, जो भी उनकी यादें हैं ना उनको प्यार के साथ स्वीकार करिए। ठीक है ना। हर एक सारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रह नहीं सकता है ना कोई, सबके गिने चुने अपने टाइम है, पीरियड है। तो जब आप ध्यान में है तो आप इस बात को समझ गई हैं, आत्मा की यात्रा समझ गई हैं, है ना। तो उस यात्रा को स्वीकार कर लीजिए। वही अभी उन्होंने माँ ने कहा कि सुन रहे हैं, सीख रहे नहीं रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं उसे, सिर्फ सुन रहे हैं, है ना। तो उसे बुनना भी है, अपने में लाना है, समाहित करना है उस ज्ञान को। तो ज्ञान यही है कि आत्मा की तो यात्रा है, आज यहाँ कल वहां, वो ऐसे ही यात्राएं करती है। तो वो भी आपके साथ एक यात्रा में थे और बहुत अमेजिंग था वो जो झूले की तरह आपका कैमरा हो रहा था ना फोन, वो बहुत ही हैरानी करने वाला। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है प्यार से, वो बहुत अच्छे थे, मैं मान रही हूँ क्योंकि अच्छी एनर्जी आ रही है, लेकिन आप विदा कीजिए अब, ठीक है। जी मैम। जी माधवी जी। म्यूट है आप मैम। जी मैम कुछ कह रहे थे? मैम कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ और भी कोई सवाल है क्या, नहीं तो एंड करें। हाँ एंड करें मैम। वो और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लाइव में, मगर वो भी सभी सुशांत सिंह के बारे में, उनके मर्डर के बारे में उन्होंने क्या बात की। और वो टैरट कार्ड जिन्होंने लिखा था कि वो कहीं पे लाइव अभी हैं, सुशांत सिंह जी हैं, तो मैंने बताया उनको पहले वीडियो में, मैम ने बता दिया था कि उसका आंसर क्या है। और अभी सुशांत सिंह के बारे में तो मैंने ये जवाब दिया मैम कि वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि उसके बारे में बात करें, तो हम भी उससे ना बात करें तो ठीक रहेगा। हाँ, वो मैंने अभी पढ़ के सुना दिया ना कि वो चाहते हैं कि यस। वो दुख भरी एनर्जी है वो उससे निकलना चाहते हैं। तो वो अपने जो फैंस के लिए भी यही कह रहे हैं कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें बहुत खुशी हो रही है, यही उनका मैसेज है मेन, कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ उनसे प्यार कर रहे हैं। उस प्यार को वो अब महसूस कर पा रहे हैं, जो शायद उन्होंने लाइफ में नहीं महसूस किया था। और उस प्यार को महसूस करके ही वो चाहते हैं कि आप सब लोग उनके लिए रोए नहीं। अगर आपको लड़ना भी है ना तो रो के नहीं लड़ना है, उनके लिए प्यार और खुशियां भेजिए, ब्लेसिंग भेजिए, क्योंकि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, वो जल्द ही जन्म लेंगे। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जब मैंने उनके लिए टैरो कार्ड निकाला था तो उन्होंने, उनके कार्ड में यही आया था कि वो जो है इस इन सब से इन सबको मतलब क्या कहते हैं न्याय की स्टेज पे लाने के लिए काम करेंगे अब। तो वो कार्ड मुझे आज भी याद है सारे, कि वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपने को कैसे न्याय दिलवाएं, वो किस तरह से करे। तो हो सकता है ये जो सब चल रहा है ये सुशांत की ही इंट्यूशन की वजह से चल रहा है, और जो भी आगे चीजें बढ़ रही हैं। तो आप लोग भी प्यार दीजिए उन्हें, यही कहना चाहते हैं वो, कि अब वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जो हुआ वो बीत गया, अब उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, वो काफी दिन पहले ही आ चुके हैं। तो आप सब लोग भी प्यार ही दे रहे हैं, ये मुझे भी पता है, उनका भी यही मैसेज है।
और कोई अगर राइटिंग होगी तो मैं कभी फिर दोबारा आऊंगी तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि 4-5 बार मैंने उनसे बात की हुई है। मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतने सवाल करेंगे ना, नहीं तो मैं उनकी राइटिंग जो है अलग से रखती। सुशांत के लिए न्याय होगा और वो खुद भी अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, ना रह के भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज के लिए यही मैसेज है, क्योंकि उनकी और राइटिंग मुझे अभी मिल नहीं रही है। लेकिन बहुत सारी से बात की है ना मैंने, बहुत सारी, ये पूरा रजिस्टर इन्हीं से ही भरा हुआ है मेरा। इनका यही मैसेज मिला है। मुझे लग रहा है आप इतने सारे फैंस यहाँ पे इकट्ठे हैं तो उनके लिए यही है कि अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए खुशियों के साथ। दुख सभी को है, उन्हें पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इस दुख से निकलें, और सभी के वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ईश्वर सच के साथ है, देर हो पर न्याय होगा। तो फिर खुश रहें ताकि वो भी खुश रहें। मैंने अभी बोला ना कि हम लोग अगर दुखी होके उन सोल्स को याद करते हैं, वो आत्माओं तक वो एनर्जी पहुंचती है। आप खुशी के साथ याद करते हैं, वो भी उनको एनर्जी पहुंचती है। जाने अनजाने हम गलत कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो है रोए मत, आपका दुख जो है मुझ तक पहुंचा है, मैं शांत रहना चाहता हूँ, इसलिए शांत रहकर मेरे लिए प्रेयर करें। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, आप सबके बीच अपनी पहचान भी बताऊंगा और आप मुझे पहचान सकेंगे, तो हम सब फिर से मिलेंगे। और खुशियों के लिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये आज के लिए एक बड़ा मैसेज है उनका। वो यही देना चाहते हैं, उसके अलावा वो मुझे कोई और ढूंढने ही नहीं दे रहे। 4 या 5 है उनके साथ, मेरे 2 ही मिले हैं, जो मुझे एक दिखाना नहीं था और एक जो है मैं आपको बता रही हूँ। और अभी आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से उनसे बात करूंगी कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं मुझे, और मैं उन सवालों को ही उनसे पूछूंगी। तो आप लोग हम लोग कमेंट्स में अगर आएंगे तो मैं कलेक्ट करके आपको बताऊंगी अगले हाँ, आप सेशन मुझे पे। दे दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीक आऊंगी तो मैं उन सवालों के जवाब लेके आऊंगी, ठीक है मैम? अगर आप कहेंगे ओके तो मैम। आपके बेटे से भी बात करूंगी, अगर आप कहेंगे। असल में वो मेरी अलग से मैं बात करने की, वैसे मैं सही बता दूं तो वो पेड सर्विस है, क्योंकि मैं उनसे अपने कॉर्ड टच नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं पेड करती हूँ वो काम। आप अपने बेटे का नाम और वो लास्ट में कहाँ पे थे वो जगह का नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो मैं जो है उनसे भी बात करके आपको मैसेज दे सकती हूँ उनके, ठीक है? तो ठीक मैम है। खुश रहिए। माँ को हमेशा बच्चा खुश देखना चाहता है, वो किसी भी सीमा पे जाके अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता है, ठीक है मैम? खुश रहिए। ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यानी है ना आप तो? हम सब आपके साथ हैं, हम भी तो आपके सब बच्चों की तरह ही हैं। बिल्कुल। आपकी वो कितनी अच्छी है, देखिए वो आज भी अपने बेटे उनके लिए तरस रही हैं, बात करने को, उनको देखने को, है ना? उनको भी आपको ही सहारा देना है, आप दोनों एक दूसरे के सहारे बनने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए आज के बाद आप अपने बेटे को रो के नहीं याद करेंगी बिल्कुल भी। जब भी याद करेंगी खुशी में उनका नाम लेंगी और खुशी में उनको याद करेंगी। शायद यही आज आपके लिए था, ठीक है? फिर कभी होगा, कोई मैसेज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सेशन इस तरह मास्टर्स। चलता है ना यहाँ पे कि लगता ही नहीं कि ये खत्म होगा कभी। रियली राइट मैम। साढ़े 11 थैंक यू बजने सो जा मच मैम, इतना समय देने के लिए, हम ब्रह्मास्मि टीम को इतना सुनहरा बनाने के